हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल इंडियन एक्सपीरियंस में। यहाँ पर हम उन मुद्दों की बातें ही नहीं करते जो एक खबरें बनाती हैं या खबरों के अंदर वो मुद्दे सुनते हैं। हम बात करते हैं उन मुद्दों के द्वारा डेवलप्ड होने वाले नज़रिए के ऊपर भी। हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, हमारी क्या परसेप्शंस बनते हैं, उन सब के बारे में बातें करते हैं। आज हमारे साथ है गगन। गगन एक वर्किंग प्रोफेशनल है, पर वो जियो पॉलिटिक्स और कई सारे मुद्दों के ऊपर अपनी गहन राय भी रखते हैं। और वो जो बातें करते हैं वो सिर्फ बातें के पीछे एक संदर्भ होता है, एक परिप्रेक्ष्य होता है। और जब उनके जो बात करने का तरीका है उससे आपको लगेगा कि वो एक कहानी की तरह आपको उसको बता रहे हैं। पर जब आप उनसे बातें करते हैं तो आपको पता ही लगता है कि हम एक किसी भी बात के ऊपर चर्चा करते करते कब हम अब अपनी राय भी डेवलप कर लेते हैं या हमें एक नई सोच के बारे में भी पता चलता है। और आज गगन हमारे साथ है। आज हम गगन के साथ बात करेंगे जियो पॉलिटिक्स पर। और जियो पॉलिटिक्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम देश और देश की सीमाओं के बारे में बातें करेंगे। हम उस बारे में भी बातें करेंगे जो उस देश के बारे में हमारी राय डेवलप करती है। वो सारी बातें जो देश की सीमाओं और देश के नक्शे से आगे बढ़कर उस देश के बारे में हमारा क्या परिप्रेक्ष्य है, हम उसकी बातों से क्या समझते हैं, हम उन सब मुद्दों पे बात करेंगे। तो गगन, आपका स्वागत है द रियल इंडियन एक्सपीरियंस। Thank you, Rahul. Thank you so much. Thank you for inviting me. तो गगन, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं आपसे, मेरा पहला सवाल ये होगा, सवाल का होगा, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आजकल जो जियो पॉलिटिक्स का परिवेश चल रहा है, आप देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, है ना। टैरिफ इश्यूज ले लीजिए, वॉर इश्यूज ले लीजिए, जियो पॉलिटिकल में बहुत कुछ चल रहा है। हम हर देश अपने पड़ोसी की कुछ जमीन हथियाना चाहता है, किसी के पास कोई कारण है, किसी के पास कोई कारण है, और नहीं है तो कुछ लोगों को लगता है कि ये कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। पर इस परिवेश में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि आजकल के जियो पॉलिटिक्स के अंदर दुनिया के वो तीन नेता कौन कौन है, वो तीन नेता जिनका सबसे ज्यादा प्रभाव है इस जियो पॉलिटिक्स पे, मतलब जिनकी बातें, जिनकी रणनीति पूरी दुनिया का एक परिवेश जो है वो तय करते हैं। थैंक यू राहुल फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे ख्याल से अगर मैं मोदी जी को हटा दूं तो इसके सिवा जो टॉप के तीन लीडर्स हैं, तो सबसे पहले तो मैं मानूंगा पुतिन, दूसरे पे नेतन्याहू और तीसरे नंबर पे डोनाल्ड ट्रंप और मस्क, इलॉन मस्क की जोड़ी। मैं गगन आपको एक बात कहना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप किसी को हटाएं। जो है तीन आपकी नज़र में, चाहे वो मोदी हो या जयशंकर हो या जो भी हो, अगर वो है तो हम चाहते हैं कि वो तीन ही हो। हम किसी को हटाए ना, ये ना कि बोले कि हमें हमें लगता नहीं, है कि मैंने हम भारत के हैं तो हमें मोदी जी को नहीं लेना चाहिए। नहीं अगर नहीं आपको लगता है कि वो है तो आप उन्हें रखिए। तो नहीं मैं उस हिसाब से तीन तीन लोग, तीन नेता, बेसिकली तीन मतलब लीडर्स आप कह सकते हैं। इलॉन मस्क को भी मैं मानूंगा, यूएस के अंदर ही इज द सेकंड पावरफुल पर्सन दीज डेज। तो जो तीन नेता आप समझते हैं वो कौन है जिनसे मतलब प्रभाव पड़ता ही पड़ता है? देखिए, नेता की कैटेगरी में गिनेंगे तो फिर डोनाल्ड ट्रंप तो एक मुखौटा है जो यूनाइटेड स्टेट्स का डीप स्टेट है, या क्या कहते हैं आप ये कहें कि एक लॉबी है जिसमें मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं नेतन्याहू का बड़ा योगदान है उस लॉबी में। दूसरे जो प्रमुख, जैसे इंडिया में अगर हम कहें तो मोदी जी का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग छवि पिछले 10 सालों में उभर के आई है, जो कि गुट निरपेक्ष होने की वजह से वो छवि और स्ट्रॉन्ग होती ही जा रही है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि आप हमारे पाले में आ जाओ और हम किसी पाले में ना जाकर हम अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस बनाने में बड़े कामयाब हुए हैं। अगर आप ये देखें कि इंडिया में उनकी छवि जिस तरह से है, लेकिन अगर आप इस्लामिक कंट्रीज में जाएंगे तो उनको एक बड़े अच्छे और बड़े काबिल लीडर की तरह उनको वहां सम्मान दिया जाता है। चाहे आप देखें कि यूएई के अमीर ने उनको उनका जो सबसे नंबर 1 सिटीजन अवार्ड दिया था, या सऊदी में एमबीएस ने उनको क्या कहते हैं काफी सम्मान दिया। किसी भी कंट्री में आप जाएं, फ्रांस ने दिया है उनको, रशिया ने दिया है। हर कंट्री जहां जहां वो गए हैं उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है। अब भारत की एक ट्रेडिशनल छवि ये रही है कि हम लोग किसी के ऊपर, मतलब हमारी कभी आउटवर्ड अप्रोच नहीं रही है। हम ये सोचते हैं कि भी हमें दूसरों के, अभी वासुदेव कुटुंबकम, हम दूसरों के काम में टांग ना अड़ाएं। लेकिन जो दुनिया का इस वक्त या ओवरऑल पुराने जमाने से देखा जाए
तो लोगों को दूसरों के घरों में ताकने झांकने में मजा आता रहा है। हम लोगों की वैसी परिस्थितियां नहीं थी, या हम लोगों की वैसी विचारधारा नहीं थी। आज की डेट में हम एक हद तक वही विचारधारा फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए मैंने उनका नाम इंक्लूड नहीं किया। मेरा जो मानना ये था कि जो प्रमुख देश, जो उनके यहाँ जो घटना घट रही है, उसका भारत पे भी इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल। तो भारत की ऊपर नॉन भारतीयों का जो इम्पैक्ट आ रहा है, मैं उसको डिस्कस करने के परिप्रेक्ष्य से मैंने मोदी जी का नाम नहीं लिया था। भारतीय जो करते हैं उसका भारत पे असर तो होगा ही होगा, लेकिन जो गतिविधियां भारत के बाहर हो रही हैं लेकिन उनका भारत पे बहुत ज्यादा असर होगा। मतलब मैंने उन 3 नेताओं का नाम लिया। इसमें मैंने चाइना के शी जिनपिंग का नाम नहीं लिया, क्योंकि चाइना इस वक्त अपने ही आंतरिक मामलों में काफी उलझा हुआ है। मैं रिसेंटली चाइना गया था, तो वहां जब मेरी लोगों से बात हुई तो वो लोग बता रहे थे कि कोरोना के बाद चाइना अभी उस लेवल पे उबर नहीं पाया। चाइना की इकोनॉमी भी मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ उनकी रियल एस्टेट बेस्ड इकोनॉमी थी। उनकी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी ने 2 शहर बनाए हैं और वो घोस्ट टाउन के नाम से मशहूर है। वहां एक परिंदा भी नहीं रहता, मतलब वहां कबूतर भी नहीं मिलेंगे आपको, इतना बुरा हाल है। तो लेकिन क्योंकि चाइना, ना तो वहां पे आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं या सोशल मीडिया भी उनका बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, तो चाइना को बोलते हैं कि इट इज बिहाइंड आयरन कर्टन। ओके। तो चाइना की खबरें या चाइना के अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता चल पाती, क्योंकि हमें पता नहीं होती, और उसका असर भी रिलेटिवली हम पर प्रत्यक्ष रूप से बड़ा कम हम आंकते हैं। तो चाइना इस वक्त क्योंकि अपने अंदरूनी मैं कहूंगा कि समस्याओं में बिजी है, तो मिडल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें नेतन्याहू की बड़ी प्रमुख भूमिका रहने वाली है, पुतिन की बड़ी प्रमुख भूमिका रहने वाली है, और दोनों को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो मैं कहूंगा कि उसमें अमेरिका है। जो मतलब आपके हिसाब से जो 3 प्रमुख नेता हैं, चाहे वो मुखौटे ही हों, जिनका प्रभाव इस दुनिया पे पड़ता है और जहाँ पड़ रहा है, हाँ, वो है डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन और नेतन्याहू। ठीक है। कहने को इसराइल बहुत छोटा सा देश है, लेकिन हाँ। उसकी जो लोकेशन है, जो जियोपॉलिटिकल जहां वो देश स्थित है, अमेरिका का इंटरेस्ट इसराइल में इसलिए भी ज्यादा है, क्यों? एक तो उनकी लॉबी है जो उनको फंडिंग करती है, दूसरा क्या कहते हैं, जो उसकी लोकेशन है, जो पूरे मिडल ईस्ट को के लिए एक चोक पॉइंट बन सकती है। तो आपको लगता है जो नेतन्याहू ने कहा है कि वो पूरा मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देंगे फिर से, आपको लगता है कि ऐसा होगा? देखिए, वो बदल तो रहे ही है। अब पहले युद्ध विराम घोषित किया, फिर अब युद्ध विराम उन्होंने मना कर दिया उन्होंने। तो जैसे उन्होंने डेमोग्राफिक्स तो बदल ही रहे हैं, और धीरे धीरे करके वो नक्शा भी बदल देंगे उनको। मतलब जैसे सीरिया इस वक्त ये बशार के जाने के बाद सीरिया के अंदर भी घुस गए थे इजरायली। गोलान हाइट्स पे उन्होंने पहले कब्जा किया हुआ है, तो नक्शा तो धीरे धीरे करके इजराइल का बदल ही रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप 2017 के टाइम में थे तो उन्होंने काफी कोशिश करी थी कि सऊदी, एमबीएस के पिता जब वहां पर थे, सऊदी और इजराइल के अंदर एक मतलब बातचीत शुरू हो जाए, और सऊदी का शायद उसकी तरफ झुकाव भी था। पर कुछ साल पहले, लास्ट ईयर, मैंने शायद कहीं पढ़ा था कि एमबीएस ने बोला कि वो इजराइल के साथ दोस्ती नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जान को खतरा है। अगर उसने इजराइल के साथ दोस्ती करी तो खतरा, पर एमबीएस को इजराइल के खिलाफ बयान भी नहीं देते हैं। देखिए, उसमें आप ये समझिए कि जो ओपेक कंट्रीज हैं, इनमें कई गुट हैं। अगर देखें तो बेसिकली मुस्लिम उम्मा का लीडर कौन होगा, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जो लड़ाई ईरान और सऊदी की हमें ईरान और सऊदी नजर आता है, इसमें 2 और कंट्रीज हैं, रादर 3 और कंट्रीज हैं जो अपने आप को नेता मानते हैं। एक टर्की हो गया, क्योंकि उनको लगता है कि ऑटोमन साम्राज्य की पुराने इतिहास में जी रहे हैं, वो अभी भी अपने उसी माइंडसेट में जी रहे हैं, और उनको ये लगता है कि उन्होंने कई सौ साल ये हिजाज पे राज किया है, तो वही इस्लाम के सही वारिस है। इसके सिवा आज की डेट में इंडोनेशिया, मलेशिया, इनका गुट एक इनके दिमाग में एक, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी जो इस्लाम को फॉलो करती है वो इंडोनेशिया में रहती है, प्लस उनके यहाँ भी बड़े रिलीजियस तरीके से इस्लाम को फॉलो किया जाता है। बड़े मतलब
तत्परता के साथ। तो उनके दिमाग में भी है कि भी हम सही हैं या हमें लीडर होना चाहिए। फिर पाकिस्तान जो कहता है कि भी हम बने ही इस्लाम के नाम पर हैं, हम तो हम बने क्यों नहीं। कलमा पढ़ के बने हैं। तो हम हमारी जो शिया सुन्नी की जो हमारे दिमाग में आती है बात भी, क्योंकि वो हिस्टोरिक एक क्या कहते हैं, मैं ये कहूंगा कि आपस में रेस थी, रेस भी नहीं मतलब एक कंपटीशन था। पॉलिटिक्स ही थी देखी जाए तो एक हाँ, तरीके से। तो वो हिस्टोरिक है तो सब लोग उसके बारे में जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर ओपेक में देखेंगे तो 5 मोटे मोटे गुट हैं। और जिसमें सऊदी का सबसे ज्यादा क्लेम मैं कहूंगा कि बड़ा स्ट्रांग है, क्योंकि सऊदी इन सब में रिच है, बड़ा भी है एरिया के हिसाब से, और मदीना भी वही है। मक्का मदीना भी शरीफ भी वही है। हम्म। और क्या कहते हैं, मोर और लेस उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी इस्लामिक वर्ल्ड में काफी है। और पूरी दुनिया में उनकी छवि भी इतनी बुरी है नहीं। हाँ, अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड्स को देखें, जिस तरीके के उनके संबंध है खासकर अमेरिका के साथ, और जो पेट्रोल इकोनॉमी है, डॉलर पेट्रोल का जो ये है, हाँ। ये भी अब एक वजह बनती है। इसमें मुझे बचपन की एक स्टोरी याद आ गई। जब दो बिल्लियां लड़ती हैं तो बंदर रोटी खा जाता है। हाँ। तो वो अगर हम ये कहें कि ईरान जिसके पास तेल है, रोटी जिसके पास है वो ईरान है, या इधर सऊदी इसके पास भी रोटी है। मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, मुझे लगता है कि ईरान के पास और सऊदी के पास तेल की कोई कमी नहीं है, दोनों के पास मुझे लगता है ईरान पे ज्यादा ही होगा, क्योंकि अमेरिका के संबंध तो पहले ईरान के साथ बहुत अच्छे थे ना, वो तो शाह कैपिटलिस्ट के कंट्री टाइम था, पर है 1970s ना। तक अमेरिका ने बनाया ही ईरान ईरान को था। हम्म, वो तो बाद में जब ईरानियों को पता चला कि भाई ये हमें लूटने ही आए हैं, नई एक ईस्ट इंडिया कंपनी बन के आई है जो हम्म। हमारा पेट्रोल खाना चाहता है, तो वहां पर रेवोल्यूशन हुआ, और तब से वो अमेरिका के दुश्मन बन गए। देखिए अगर सऊदी ने ऐसा नहीं समझा अभी तक। नहीं, सऊदी में भी है वो, लेकिन उतना नहीं है। उतना नहीं। ईरान में क्या हुआ कि एक पार्टी रखी गई थी 1970s में, शाह ऑफ ईरान के टाइम। तो उस पार्टी में दुनिया का कोई नेता ऐसा नहीं होगा जो ना आ रहा हो, कोई भी इंपॉर्टेंट गणमान्य व्यक्ति वहां उस पार्टी में था। पार्टी में होना एक और बात है, रेगिस्तान में अगर आप एक पार्टी कर रहे हो और उसमें आप ऐसी ऐसी डिशेस रख रहे हो कि मतलब आइसक्रीम भी एक पर्टिकुलर क्वालिटी की, और अगर सी ऑयस्टर्स आ रहे हैं तो एक पर्टिकुलर जगह से आ रहे हैं जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक एक प्लेट का खर्चा हो रहा है। तो जब ईरान की गरीब जनता ने देखा कि भी ये हमारे पेट्रोल की फजूल खर्ची है, तो ईरानियों में एक दिमाग में आ गया कि भाई ये जो हमारे बेसिक सिद्धांत हैं या मूल्य हैं हमारे, वो राजा उन पे सही नहीं उतर रहा। मतलब इस्लामिक तो वैल्यूज के ऊपर वो इस्लामिक काम कर रहे वैल्यूज को नहीं फॉलो कर रहा। उन दिनों ये खुमैनी, ये इनको देश निकाला दिया गया हुआ था, एंड ही वाज आउटसाइड ईरान। तो उन्होंने कोई किताब वगैरह भी लिखी थी, और कुछ उनका स्टूडेंट्स वगैरह ने, देखिए जब भी कोई अपराइजिंग होती है कहीं पे भी हो, चाहे इजिप्ट में हुई तो स्टूडेंट्स ने की, हैं। बांग्लादेश में हुई तो स्टूडेंट्स ने की, तो ईरान में भी जब अपराइजिंग हुई थी तो वो स्टूडेंट्स ने ही की थी। तो वो स्टूडेंट्स ने ही सारा विद्रोह ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि यंग ब्लड होता है और क्या कहते हैं आगे बढ़ने का, बदलने का जज्बा होता है। तो उन्होंने फिर ये खुमैनी को बुलाया और सत्ता उनको हैंड ओवर की। तो तब से मिडिल ईस्ट के अंदर एक और गुट बन गया है जो अमेरिका के खिलाफ काम कर रहा है। हाँ, ये अमेरिका के खिलाफ तो मैं उससे नहीं कहता, मैं कहता हूँ वो शायद अपने लिए काम कर रहे हैं, पर जैसे कि दुनिया का नजरिया है, जो अमेरिका डिसाइड करता है वो होता है। देखिए और अमेरिका का ये था कि अमेरिका शाह को सपोर्ट करते थे, इन्होंने शाह को हटाया था, और इनके दिमाग में अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं थी, वो इनको भी सपोर्ट करते थे। लेकिन उन्होंने आते ही ये बोल दिया कि अमेरिका शैतान है, ठीक है, और ये अमेरिका सारी बुराइयों का जड़ है। तो उन्होंने जो अपने आप को प्रोजेक्ट किया, वो उसी पे वो कायम है आज तक। वो क्या कहते हैं, वो ये बयानिया उनका बन गया कि भाई ये अमेरिका सारी बुराइयों की जड़ है। तो फिर अब वो अमेरिका के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकते थे। फिर दूसरा उन्होंने जो स्टैंड लिया वो दैट वाज अगेंस्ट ये इसराइल। अब इसराइल में आप हंसेंगे कि जो ईरानी है, अगर हिस्ट्री की मैं बात करूं तो इनको अजमी बुलाया जाता था, ये अरब नहीं है, ठीक है, और अरब नहीं है। अरब नहीं है, और फिलिस्तीनी अरब है।
तो अरबों के लिए कौन खड़ा हो रहा है? अजम खड़े हो रहे हैं। और फिलिस्तीन के लिए जो हिस्टोरिक अरब हैं, जो सऊदी के हैं, वो साथ तो हैं, लेकिन इतने मुखर रूप से उनके साथ नहीं है। अगर हम ईरान की हिस्टोरिक इसकी बात कर लें तो ईरान में तो वैसे मुस्लिम भी नहीं थे हाँ, तो वहाँ सारे जो है जो ज़ोरास्ट्रियन, रेस्ट्रिक्शंस थे है पहले, ना, उनका पुराना उनको बुरा हाल किया गया, उन्हें मारा काटा गया, कन्वर्ट किया गया, भगा दिया गया, उसके बाद जाकर उन्होंने कब्जा कर लिया। अगर हम इतिहास में ऐसे जाए तो फिर तो बहुत सारी बातें हैं। खैर, देखिए, ऐसा है, हम कोई भी कॉन्क्वेस्ट हाँ, होती कोई है भी कॉन्क्वेस्ट, तो इंडिया में पहले क्या था, जैसे कि सनातन धर्म था, फिर बुद्धिज्म आया, फिर जो कुरीतियां इंडिया के सनातन धर्म में आ गई थी, वो बुद्धिज्म फैला। बुद्धिज्म में फिर वही सेम चीजें आ गई कि लोग करप्ट हो गए, गलत चीजों में पड़ गए, तो फिर दोबारा क्या कहते हैं, हिंदुइज्म रिवाइव हुआ। तो हाँ, ये तो एक साइकिल है ये भी एक साइकिल है कि इसके बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा। पर अभी हम थोड़ा फोकस वापस से लाते हैं अमेरिका पे, हम उसी के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। अभी यूएस के अंदर प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं, जिसमें आपने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही प्रमुख 3 लीडर्स में से डोनाल्ड ट्रंप है। तो क्या लगता है आपको, क्या भविष्य है यूएस का डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति? उन्होंने काम क्या किया है उस बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पर जब पता चला पूरी दुनिया को भी और हमें भी, क्योंकि जब मैंने उनके पिछले चुनाव के बाद उनका कार्यकाल देखा था, जिस तरीके से वो हटे, तो मुझे चांसेस लगता था कि कम है। पर जितने बुरी से बुरी परफॉर्मेंस बाइडन ने दी है, या जो बाइडन की बॉडी लैंग्वेज भी रही, जो उनकी हरकतें भी रही, और जो मुझे काफी सालों बाद लगा कि शायद यूएस के पास उस पार्टी के पास कोई और नेता ही अवेलेबल नहीं था, और जिस तरीके से वापस आए डोनाल्ड ट्रंप, तो क्या लगता है कि उन्होंने जो बातें पहले कही थी और जो बातें वो करके सत्ता में, आपको क्या यूएस का भविष्य लगता है? क्या अमेरिका विल बी ग्रेट अगेन एज दे से? देखिए, वो एक उनकी लाइन है, जैसे हम लोग बोलते हैं, उनका तकिया कलाम है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, अब कुछ मैं तो ये कहूंगा, अमेरिका इज अ ग्रेट कंट्री, तभी वहां लोग जाना चाहते हैं। अब उससे और क्या ग्रेट बनाना चाहते हो, ठीक है, मतलब अपनी अपनी सोचने का नजरिया हो सकता है। अब मैं आता हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की सोच या लेगेसी क्या रहती है। पहले 5 साल वो काम करते हैं, और अगले 5 साल वो लेगेसी बनाने के लिए काम करते हैं कि हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, लोग हमें किस तरह से याद करेंगे। क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट्स की सिर्फ 2 टर्म अलाउड होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहली अपनी एक टर्म कर चुके हैं। बाइडन को जैसे ही पता चला वो इलेक्शन हार गया, तो उसने अपने बेटे को, जो करप्शन में फंसे हुए थे, उनको माफी नामा दे के, प्रेसिडेंशियल पार्डन दे के भी उसको जेल ना हो, उसने तो अपना घर पूरा किया। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स का, जैसे कि मैंने कहा, कि सेकंड टर्म में ये लेगेसी बनाने के बारे में सोचते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि बड़ा कम टाइम है एंड ही इज इन अ हरी। अब हरी में जो वो डिसीजन ले रहा है, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि पागल है, सनकी है, ये क्या कर रहा है। बट सही है या गलत है ये डिसीजन, ये तो टाइम बताएगा कि भी। और कोई भी डिसीजन कभी भी ऐसा नहीं होता कि भी वो 100% सही हो या 100% गलत हो। कुछ उसके फायदे होते हैं, और उन फायदों को पाने के लिए कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। अब इसके अगर मैं कुछ डिसीजंस की बात करूं, तो इसने जैसे कहा कि भी मैं टैरिफ, जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाएगा, मैं बदले में उसके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। इन प्रिंसिपल गलत नहीं है कि भी इंडिया अगर टेस्ला के ऊपर 150% टैक्स लगाएगा, कह रहा तो इंडियन गाड़ियों पे मैं 15% टैक्स क्यों लगाऊं, मैं भी 150 लगाऊंगा, तुम्हारे यहाँ से गाड़ी मेरे यहाँ क्यों आए। बात नैतिक तौर पे अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर हम संकीर्ण मानसिकता से अब देखें, अरे वो तो इलॉन मस्क का साथी है, वो चाहता है कि इलॉन मस्क की गाड़ियां इंडिया में आ जाएं, और क्या कहते हैं, इलॉन मस्क, अरे भाई वो बिल्कुल सही बात कर रहा है कि भाई जितना टैक्स आप हमसे लेते हो उतना टैक्स हमें दो भी। बिल्कुल। पर तो अभी लेकिन हमें सिर्फ इलॉन मस्क दिखता है, या हमें अडानी दिखता है, या हमें अंबानी दिखता है कि अगर सरकार कोई डिसीजन ले रही है तो वो इनको फायदा पहुंचाने के लिए ले रही है। तो हर सरकार का फर्ज है कि जो उसके देश के एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप और मैं अगर रिस्क लें और हम कहें कि हम भी ये काम करना चाहते हैं, तो सरकार हमें कोई रोक रही है बस। लेकिन हमारे दिमाग में कुछ धारणाएं बनी हुई है कि नहीं नहीं, सिर्फ काम इन्हीं लोगों के होते हैं, या सामने वाली सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है। आपकी सरकार आपके साथ है। और जब डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क के लिए वो टैक्स
के लिए लड़ता है, तो वो ठीक करता है और वो एक सही संदेश दे रहा है अपने कंट्री को कि आप लोग भी मैन्युफैक्चरिंग करो। जो चाइना महंगे सामान को एंटी डंपिंग डंपिंग करके हमारे यहाँ सस्ता करके बेचता है, जिससे उनकी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ या बंद हो गई, जॉब्स तो गए जिनसे। जॉब्स गई और इंडस्ट्री भी बंद हो गई। जैसे फोर्ड दिवालिया हो चुका है हाँ, लगभग। बिल्कुल। तो वो चाह रहे हैं कि भी हमारी इंडस्ट्री वापस से आए, तो वो कोई गलत नहीं है। हाँ, लेगेसी बना पाएगा, कितना कामयाब होगा ये तो टाइम बताएगा। ये भी पता चलेगा कि ये वाकई में सिर्फ धमकी थी या वो जमीनी स्तर पे कुछ कर पाया। थोड़े दिन देख लेते हैं और पता चल जाएगा। फिर दूसरी एक और बात है, जो अमेरिका है वो 27 ट्रिलियन डॉलर के डेट में है, सबसे ज्यादा। हर कंट्री के ऊपर डेट है, बहुत कम ही कंट्रीज ऐसी हैं जो डेट फ्री हैं। जिनमें मेनली अगर आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज मिलेंगी जो जिनका फॉरेन डेट बहुत कम है, यानी जिनका जो अर्निंग्स है उनके जो बजट से क्या कहते हैं ज्यादा है। तो अगर देखा जाए तो अमेरिका को डेफिसिट उनके दिमाग में कभी नहीं है कि हमें अपना डेफिसिट खत्म करना है या नीचे लेके आना है। उनको है कि ग्रोथ होगी, हम लोगों के पास पैसा आएगा, तो ये डेफिसिट तो सिर्फ एक नंबर है। 27 ट्रिलियन डॉलर हो या 50 ट्रिलियन डॉलर हो, अगर कंपनी कंट्री के अंदर ग्रोथ है, सब लोग खुशहाल हैं, तो सब बढ़िया है। तो अमेरिका की जो आपने बात करी कि उनके ऊपर डेप्ट है इतना $29 मिलियन का, इनकी शायद एक और जीडीपी भी तो करीब $29 ट्रिलियन की ही है। नहीं, उससे बड़ी 29 या होगी। 30 ट्रिलियन, क्योंकि $19 ट्रिलियन की तो चाइना की हो गई है, which देखिए, they want नंबर्स they मुझे will ऐसे they ठीक will याद है। surpass अमेरिका इन नेक्स्ट 5 to 10 years। तो इतनी है। खैर उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। अब आपने बात करी टैरिफ वॉर की, चलिए टैरिफ पे ही बात करते हैं। अब उसने बोला कि भाई मैं 1 अप्रैल को आऊंगा और मैं टैरिफ लगा दूंगा, और वो आया और वो एक पूरी लिस्ट लेके आए थे किसी देश पे। उन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया के पास द्वीप है जहाँ पे पेंगुइन रहते हैं, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पेंगुइन्स रहते हैं वहां पे, उन्होंने उसके ऊपर भी 26% कुछ टैरिफ लगा दिया। मतलब इंसानों को तो छोड़ो, डोनाल्ड ट्रंप ने पेंगुइन्स पे भी टैरिफ लगा। उन्हें शायद आइडिया नहीं है कि उस द्वीप पे कोई रहता नहीं है, सिर्फ पेंगुइन ही वहां के सिटीजन हैं, उन्होंने लगा दिया है। उस देश का नाम मैं नीचे स्क्रीन में लिखा हुआ आ जाएगा कि पेंगुइन्स मतलब नवातु की बात कर रहे हैं आप? नवाटो नहीं, कुछ ऐसे करके कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया से नीचे है, उसके सिटीजन ही पेंगुइन्स है। तो उन्होंने सब पे टैरिफ, उन्होंने पूरी लिस्ट लेके आए थे। उन्होंने बताया कि 26% टैरिफ इस पे, 19% इस पे। उन्होंने कैलकुलेशन जो करी है, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने कैलकुलेशन करी है कि हम पे इतना टैरिफ इंडिया लगा देता है तो हम भी इतना लगा देंगे, और बिल्कुल गलत है। भारत जो है यूएस के ऊपर इतने परसेंट टैरिफ नहीं लगाता। टैरिफ कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है जो उन्होंने यूज नहीं किया। उन्होंने रैंडमली एक लेके, किसी ने उनके पता नहीं किसने बताया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का ये तरीका बिल्कुल गलत है। आने वाले समय में शायद वो इसको चेंज भी करे, पर ही हैज डन व्हाट ही सेड कि भाई मैं आऊंगा और मैं टैरिफ लगा दूंगा। उन्होंने सिर्फ एक कंट्री पे टैरिफ नहीं लगाया, रशिया पे। रशिया के साथ उनके वैसे भी कोई बिजनेस कनेक्शंस है नहीं, यूएस और रशिया के अंदर कोई ट्रेड नहीं होता, तो उन्होंने रशिया पे कोई टैरिफ नहीं लगाया, वैसे ही बहुत लगाया हुआ था। भारत पे भी 26% टैरिफ लगा दिया है। अब ये जो टैरिफ उन्होंने लगाया, उन्होंने अपनी जनता को ये भी बोला है कि भाई आपको आने वाले 1 आध महीने में इससे प्रॉब्लम होगी, 1 आध साल, 1 2 साल आपको प्रॉब्लम होगी, बट उसके बाद बिकॉज ही इज अ बिजनेसमैन, और जो उनका राइट हैंड मैन है आजकल इलॉन मस्क, ही इज ऑल्सो बिग बिजनेसमैन। तो उनका एक एस्टिमेट है कि विद इन 1 year और 2 years यूएस विल अर्न अराउंड $700 billion बिकॉज ऑफ दीज टैरिफ्स। एंड व्हेन दे अर्न दीज टैरिफ्स, उससे क्या होगा कि यूएस के अंदर वो बहुत सारे संशोधन ला सकते हैं, लाइक दे कैन गो फॉर लोअर इनकम टैक्स। एकदम से बंद तो नहीं करेंगे, पर वो क्या करेंगे कि वो अपने लोगों को इनकम टैक्स में बहुत सारी छूट देंगे। उनका कहना है कि हम इस तरीके से छूट देंगे, और आने वाले कई सारे इकोनॉमिस्ट ने ये भी कहा है कि अगर ये उनके पास सही रही तो आने वाले देश टाइम के अंदर लोग अपने घर की जमीनें बेच के दोबारा यूएस भागेंगे, बिकॉज
ये तो कंफर्म बात है कि वो यूरोप यूएस के अंदर जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं वो काफी सक्सेसफुल है। इलॉन मस्क जैसे लोगों को मार्स पे लेके जाना चाहते हैं, जो आने वाले समय के अंदर जो अंतरिक्ष का युद्ध होगा या कुछ भी होगा जो अपनी टेरिटरी करनी है उसमें यूएस आगे रहेगा। तो लोग वहां पे बिल्कुल जाएंगे अगर उनको वहां पे टैक्स के अंदर बेनिफिट्स मिलेगा और ये सारे बेनिफिट्स होंगे। दे आर इनटू एआई, मतलब वहां पे एआई से काम हो रहा है। और हमारे जैसे देश के अंदर, भारत जैसे देश के अंदर, हम अभी भी यूं ही लड़ रहे हैं कि कुणाल कामरा ने शिंदे के बारे में क्यों कैसा बोल दिया। रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जो ये लोग ये सारे इफेक्ट उठा मतलब ले रहे हैं कि टैरिफ भी लगा दिया, मतलब दे आर टेकिंग डिसीजंस फॉर देयर कंट्रीज बेनिफिट। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका का ये दाव काम करेगा। इकोनॉमिस्ट का तो कहना है कि करेगा। अब मैं राहुल उसी चीज पे आ जाता हूँ, हम इस चीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। टैक्स किस चीज पर लगा? मान लो मैं अमेरिका हूँ, आप इंडिया हो, आप मेरे को 100 रुपए की कोई चीज भेजते हो, ठीक है। अब 100 रुपए की चीज पे अभी 0% टैक्स है, तो मेरे सिटीजन्स को 100 रुपए में वो चीज मिल जाती है, ठीक है। अब मैंने 20% टैक्स लगा दिया, अब वो मेरे सिटीजन्स को कितने की मिलेगी? 120 रुपए 120 की। तो अब मेरे सिटीजन्स को 20 रुपए फालतू बिल्कुल देने पड़ेंगे। वो 20 रुपए किसके पास आएंगे? वो भी यूएस गवर्नमेंट के पास ही है, मेरे पास आएंगे। अब मैं उनको बोलता हूँ कि आपका इनकम टैक्स मैंने कम कर दिया, ठीक है। अब मैं इनकम टैक्स आपका मैंने 20 रुपए कम कर दिया या 5 रुपए कम कर दिया, 25 रुपए कर दिया, उस कैलकुलेशन में अभी हम नहीं जाते। मान लो कि मैंने उनको अभी 1 रुपए का भी बेनिफिट नहीं दिया। हाँ। अब 120 रुपए की चीज है, जो चीज मुझे पहले 100 रुपए में मिलती थी इंडिया से, और अमेरिका में वही चीज अगर मैं बनाऊं तो वो 125 रुपए की बनती है। तो हो सकता है मैं क्या करूं, मैं उस आदमी को, अमेरिकन कंपनी को बोलो कि 10 रुपए मैं तुझे देता हूं, 1.15 में तुम बेचो। तो उससे क्या होगा कि अमेरिकन इंडस्ट्री रिवाइव हो सकती है, दैट इज वन। दूसरा ये है कि मान लो कि मैं वो इंडस्ट्री रिवाइव नहीं कर पाता, अमेरिका में वो 200 रुपए की चीज बनती है, तो मैं क्या करूंगा, 20 रुपए का मैं उसको अपने यहाँ टैक्स बेनिफिट दे दूंगा, या मैं कुछ और नई वेलफेयर स्कीम लेके आऊंगा। आइडिया क्या है इसके पीछे? आइडिया ये है कि इंडिया को मैं सबक सिखाऊं कि भाई तुमने मेरे चीजों पे टैक्स लगाया है तो मैं तुम्हारी चीजों पे टैक्स लगा सकता हूं, और वही पैसे मैं अपने लोगों को रिबेट में दे दूंगा। अब आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, इंडिया तो 100 रुपए में बेच रहा था, अब इंडिया को 120 रुपए बेचनी पड़ी। खरीदी किसने? अमेरिका ने। कितने में खरीदी? 120 में। हमें तो उसमें 10 रुपए बच रहे थे पहले 100 रुपए में, अभी भी 100 ही बचेंगे। महंगी किसको बिक रही है? अमेरिकन को बिक रही है। तो ये एक टोपी घुमा रहे हैं हम कि भी 120 में खरीदेंगे हम ही लोग, और 20 रुपए का हम कहीं से रिबेट ले लेंगे और कहेंगे हमने अमेरिका को सबक सिखाया, इंडिया को सबक सिखाया। और इंडियन सोचेंगे यार हमें तो 10 रुपए बचते थे, चाहे 100 में बेचो चाहे 120 में बेचो। पर यूएस को तो फायदा ही है ना इसमें। यूएस जो गवर्नमेंट है वो तो पैसा अर्न कर ही रही है ना। नहीं, अर्न किया, ठीक है, लेकिन महंगाई भी तो बढ़ गई ना। महंगाई बढ़ गई, पर हम एक हाइपोथेटिकल लेके चल रहे हैं कि वो इतने % रिबेट देंगे। अगर हम नहीं देते, वो टैक्स फ्री कर दे कंट्री, उनके लोगों को अभी जो है यूएस के अंदर इन्फ्लेशन जो होती है वो 2% 2.5% मैक्सिमम होती है, राइट। इतने सालों से इतनी है ना। अब भी डेवलप्ड कंट्री में इतनी ही होती है। अब उन्हें फर्क पड़ेगा कि अब उनकी वो 2 से 4 हो जाएगी, 2 से 4 हो सकती है, साल 1.5 साल 6 भी हो जाएगी, 6 भी हो सकती है, 1 साल के, उन्हें 1 साल के उन्हें फर्क पड़ेगा। पर डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि भाई मेरे को इतना पैसा मैं $700 बिलियन दूसरे देशों से कमा लूंगा, वो मैं कंट्री वेलफेयर में यूज करूंगा। वो टैक्स कम कर देंगे। हाँ, वो टैक्स कम कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो एंड यूजर है, हाँ, उसकी थोड़ी सी इनकम बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और इनकम बढ़ेगी तो वो अफोर्ड कर पाएगा। मतलब वही जो उनका ख्याल है कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके अंदर उसने ये दांव खेला, जो चल गया तो चल गया। अगर जैसे कुछ देश अभी एशियन के अंदर आ गए, चाइना, साउथ अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान, कि हम भी भाई टैरिफ सुन के उस पर बढ़ा देंगे, हम ये करेंगे। मतलब इकोनॉमिस्ट का तो कहना है कि हम एक रिसेशन की तरफ जा रहे हैं दोबारा। अगर यही चलता रहा कि जी हम बढ़ा देंगे टैक्स और यहां से हम भी बढ़ा देंगे, एंड में पिसेगी तो आम जनता। यूएस जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे जो इन्फ्लेशन है वो 2-1% है। हमारे जैसे देशों में जहां 7-7%, 8-8, 10-10%, जब मन करता है प्याज 50 रुपए का हो जाता है, जब मन करता है 150 रुपए का हो जाता है।
प्रॉब्लम तो हमारे लोगों को आएगी। लेकिन वो जिन चीजों का रेट ऐसे बढ़ता है, मोस्ट ऑफ दोस थिंग्स आर डोमेस्टिक, यस। और वो अलग एक गेम है। अभी अगर मैं सिर्फ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से सोचूं, तो इसे टोपी घुमाई जा रही है सिर्फ हाँ। टैरिफ से। एक साल के लिए महंगाई भी बढ़ेगी, बिल्कुल। और हो सकता है अमेरिका की जो आज की डेट में, मान लो मैं कह रहा हूँ 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, ये टैरिफ लगने के बाद वो ऑटोमेटिकली 31 ट्रिलियन डॉलर अभी मैं कल ही न्यूज पढ़ा था कि उन्हें $1.5 ट्रिलियन का नुकसान तो एक दिन में हो गया। ये सब खबरें हम पढ़ते रहते हैं कि होता है, पता नहीं क्या नुकसान होता है क्या नहीं होता, और कहीं नुकसान हो जाता है, कहीं फायदा हो जाता है, और अगले हफ्ते भर बाद फिर बराबर हो जाता है। अब जैसे शेयर मार्केट गिर गया तो इतने 100 करोड़ रुपए गायब हो गए, कहाँ गए हो गए? वही बात है कि फिर सर्वर में कहीं गायब हो गए। हाँ, नहीं, और फिर मार्केट चढ़ जाती है तो पैसे क्रिएट हो जाते हैं। तो ये एक, आई विल से कि नोशनल चीजें हैं। और एक और चीज, एक बड़ा मशहूर किस्सा है, एक अफ्रीका का कंट्री है जिम्बाब्वे। हाँ। तो एक आदमी वहां होटल में गया, तो उसने कहा कि मेरे को कमरा चाहिए। तो उसने कहा $100 का है। तो उसने कहा ठीक है, कमरा दिखाओ, मैं तब डिसाइड करूंगा कि मेरे को तुम्हारे होटल में रहना है या नहीं रहना है। तो उसने कहा ठीक है, ये पहले आप मेरे को $100 दे दो और रसीद ले लो, नहीं पसंद आए तो अपने $100 वापस ले लेना। तो उसने कहा ठीक है, ये $100 पकड़ो, मुझे रसीद दो। तो उसने अपने नौकर को बुलाया कि इनको A to Z जितने हमारे होटल में कमरे हैं, 25 कमरे हैं, इनको 25 कमरे एक एक खोल के दिखा दो, ठीक है, और जो इनको कमरा पसंद आए इनका वहां सामान रख दो। तो वेटर ने उठाया, क्या कहते हैं, लगेज, और उनको कमरे दिखाने के लिए ले गया। तो होटल के मालिक ने फटाफट फोन किया, क्या कहते हैं, अपने खाने सप्लाई वाले को कि भी देख, मैंने तेरे से मछलियां और चिकन वगैरह मंगाया था, ये $5,000 बकाया थे, ये मेरे $100 पकड़, मेरा उधार अब $4,900 रह गया तेरे को। तो उसने पैसे लिए, कहते थैंक यू। वो फटाफट गया एक कपड़े वाले की दुकान पे कि मेरी बेटी की शादी थी, 2000 का सूट लिया था, तो ये $100 पकड़, अब 1900 रुपये रह गए। तो अब वो कपड़े वाला आया होटल में, उसने कहा कि भाई साहब, मैंने अपनी फैमिली के साथ आया था, $200 का क्या कहते हैं खाना खाया था, $100 मैं तब दे गया था, $100 बचे हुए, ये आप ले लो। तो होटल वाले के पास $100 वापस आ गए। तो उतनी देर में वो 25 कमरे ढूंढता देखता हुआ गेस्ट आया, कह रहा है मेरे को एक भी कमरा पसंद नहीं आया, ये लो अपनी रसीद। उसने $100 वापस पकड़ा दिए। कितनी ट्रांजेक्शन, कोई ट्रांजेक्शन हुई? बंदा कमरे में रहा? नहीं। लेकिन इसमें 3 पार्टियों का $100 लोन कम हो गया। तो ही चल रहा है। तो ये मैं कहूंगा कि अगर आप टैरिफ लगा देते हो और फिर भी इंडिया से ही सामान खरीद रहे हो और अपने यहाँ लोकल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, तो आप टोपी घुमा रहे हो। अच्छा, मेरा एक सीधा सा सवाल है, एक आम भारतीय की तरह, मतलब जो नॉर्मल हम इंसान है, अगर अमेरिका ऐसा करता है कि जी मैं टैरिफ लगा दूंगा, तो पूरी दुनिया मिलकर ये नहीं कह सकती भाई हम तो जो सामान ही देंगे तो घर ही बना ले अपना। अगर मान लो पूरी दुनिया से उनके यहाँ टमाटर प्याज जब कुछ जाता है, वो कहे भैया तू ज्यादा ही लग रहा है, तो अमेरिका है, तू अपने आप को बड़ा समझ रहा है, हमने तेरे से धंधा ही नहीं करना, हम तुझे दे ही नहीं रहे। राहुल आंसर करता हूँ ये। हाँ, मैं नहीं, अगर कोई अड़ी जाए, है ना, देना ही नहीं तुझे, हाइपोथेटिकल बात है कि दुनिया के देश कह दें कि भैया तू ज्यादा ही दादागिरी कर रहा, तो कह रहा है कि ग्रीनलैंड भी हम ले लें, ये भी हम ले लें, हमारे से दुनिया चलेगी, हम फलाना हम ढिमकाना, हम तेरे से बात ही नहीं कर रहे, तो हम फिर अमेरिका क्या करेगा? नहीं, मैं आंसर करता हूँ इस चीज को। मान लो हम 5 लोग हैं और हम कहते हैं कि भी ये राहुल इसमें दादागिरी करता है, इसको राहुल को कुछ नहीं देना। अब मेरे पास टमाटर पड़े हैं, उसके पास आलू पड़े हैं, ठीक है, अब मैंने उगाए थे अमेरिका के सोच के कि अमेरिका 2 किलो ले लेता है मेरे से, अब वो मेरे टमाटर आलू सड़ जाएंगे। चलो, जब मैं वही बात नहीं, अब पूरी बात तो सुनो। अब मेरे आलू सड़ जाएंगे, अब मैं कहूंगा कि यार एक काम करता हूं, मैं इसको आधे रेट पे दे देता हूं। इसको पता चल गया कि तीसरे आदमी को कि भाई इसके पास तो आलू फालतू है, ये तो मैं पहले इसको ₹2 देता था, अब मैं तो ₹1 क्या 50 पैसे दूंगा, तेरे तो सड़ने हैं, और तेरे से मैं 2 किलो आलू लेता था, मैं 3 किलो लूंगा, लेकिन ₹1 की जगह मैं 50 पैसे दूंगा, या ₹2 की जगह 50 पैसे दूंगा, मुझे मजबूरी में इसको देने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास सरप्लस है। अब क्या है, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, जैसे मिडिल ईस्ट ले लो, उनका ऑयल है,
उनको ऑयल खपाना ही खपाना है, वो उसकी प्रोडक्शन बंद नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर कौन, इंपोर्टर कौन है ऑयल का? यूएस। तो यूएस को ऑयल सऊदी को देना ही देना है। अब मैं कहूं कि भी सऊदी तो तेल देगा, सऊदी को अब खाना चाहिए, खाना किससे लेगा? इंडिया से लेगा, इंडिया से लेगा, पाकिस्तान से लेगा, बांग्लादेश से चावल ले लेगा। अब मैं वो पैसे, अब बांग्लादेश को मैं कहूं उधार दे दे, मैंने तेरे कहने पे अमेरिका से कुट्टी कर दी है, तो बांग्लादेश देगा खाना उसको? नहीं देगा। फिर यही है तरीका। मैं बात बिल्कुल मैं मान गया, पर हर कोई तो आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है ना। देखिए, अगर मान ही लिया जाए, या तो फिर यही है कि भैया जो दुनिया में धंधा चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहने को तो फिर यूएस के पास टेक्नोलॉजी भी सबसे ज्यादा है, फौज भी सबसे ज्यादा है। अगर यही बात हो गई तो फिर तो भाई वो कब्जा भी कर सकता है ना। आप उससे लड़ तो नहीं सकते, कितना लड़ लोगे? उसमें अब दो तीन चीजें हैं। जैसे यूरोप अब करना चाह रहा है। अब यूरोप क्या चाह रहा है? यूरोप चाह रहा है कि हम पुरानी ग्रेस पे लौटें कि तब यूरोप हुआ करता था। अमेरिका तो एक तरफ से साइड पे पड़ा हुआ था, वो तो फाइनेंसर था। वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू तो सप्लायर या फाइनेंसर था। वो तो वर्ल्ड वार टू के बाद जब यूरोप वालों ने सोचा भैया हमने कर लिया 500-600 साल बहुत लड़ाई झगड़ा, अब हम बैठ जाते हैं चुप, हम ना तो बनाएंगे हथियार, जर्मनी ने भी बनाने छोड़ दिए, फ्रांस ने भी बनाने छोड़ दिए, तो वो लोग वहां पे बढ़ गए। अब जैसा यूएस ने किया है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, जो उसने हरकतें करी है, जो उसने बोला है कि भैया मैं नाटो में पैसा नहीं दूंगा, आपको रहना है तो आप इतना पैसा दीजिए, सब कुछ मैं क्यों करूं। तो जो यूरोप है वो भी दोबारा से गठित हो रहा है कि भाई हम दोबारा से बनेंगे, हम दोबारा अपनी मिलिट्री बढ़ाएंगे, हम दोबारा हथियार बढ़ाएंगे। उनका लीडर बनने जा रहा है फ्रांस, ठीक है, कि फ्रांस चाहता है कि वो यूरोप का नया लीडर बने। तो मतलब गुड्स तो बन रहे हैं। तो आने वाला जो जियोपॉलिटिक्स होगा काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले 5 सालों में। देखो राहुल, ऐसा है, इसमें आपने अपने क्वेश्चन में खुद ही उसको आंसर कर दिया। हाँ। कि यूरोप ने जब लड़ाइयां लड़ी, लड़ाई इज नॉट चीप, हाँ, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो उन्होंने अपने पैसे में आग लगाई, लड़ाइयां लड़ी, अपने बंदे मरवाए, रियलाइज हुआ कि यार बहुत महंगा सौदा था। तो अब उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, अपनी चौकीदारी का ठेका अमेरिका को दे देते हैं। और अमेरिका चौधरी बनने के चक्कर में बोलता है कि नेटो को पैसा भी मैं दूंगा। हाँ। क्योंकि उसको सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखना था, तो अपने पैसे 70-80% वही। उसमें अमेरिका का क्या इंटरेस्ट था मैं आपको बताता हूँ, कि अमेरिकन हथियार होंगे, अमेरिकन कंपनीज को बिजनेस मिलेगा, अमेरिकन सोल्जर होंगे, अमेरिकन लोगों को जॉब मिलेगी, ठीक है, ट्रेनिंग भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी रहेगी, और क्या कहते हैं, बाय लार्ज चौधरी बन जाएंगे हम, क्योंकि पैसा हमारा, बंदे हमारे, और दूसरे देशों पे दबदबा भी हमारा। फिर कुछ लोगों की सोच थी कि भाई चौधरी बनने के चक्कर में खर्चा ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। तो फिर इनका एक एक्सपेरिमेंट अच्छा रहा। कुछ साल पहले कतर ने कुछ गड़बड़ कर दी थी, या गड़बड़ हो गई कतर की बाकी उसके नेबरिंग कंट्रीज के साथ। तो अब नेबरिंग कंट्रीज ने बोला कि भाई रात के 12 बजे का टाइम है, सुबह तू नक्शे पे नहीं होगा। अब कतर के अंदर क्या है, 2 अमेरिकन बेस है। तो कतर के किंग ने कॉल किया यूएस को कि भाई मेरे पास थ्रेट है, और मेरे पास इंटेलिजेंस है कि भी रात को 12 बजे मेरे पास अटैक होने वाला है। तो तब डोनाल्ड ट्रंप वॉज प्रेसिडेंट। तो कुछ लोग बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ लैंड डील्स वगैरह हुई, कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्सचेंज हुआ, और वो अटैक कभी नहीं हुआ। क्योंकि अमेरिका ने बोला कि भाई मेरी आर्मी तेरे को प्रोटेक्ट करेगी, बेस ऊपर से टर्की के 1000 सोल्जर आ गए। तो अब मैं ये कहूं कि भी जिस कंट्री ने उसको बोला कि भाई कल रात, आज रात हम आ रहे हैं, उसका सब काम डराना था, तो वो कामयाब रहा। उसका कोई वो ऐसा इंटेंशन नहीं होगा कि हमला करे, क्योंकि उसको भी पता है कि यार हमले में बदनामी बहुत है, कि आपने एक छोटे देश में हमला किया, आपने क्या कहते हैं अपने भाई समान देश को, बिरादर मुल्क को आपने कब्जा कर लिया। फिर वही हाल होता जो कुवैत और इराक का रहा। तो लेकिन ट्रंप को इसमें ये सीख मिली कि एक्सटॉर्शन के जब पैसे मिल जाते हैं, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के इतने पैसे मिलते हैं, तो यूरोप फ्री में क्यों ले रहा है मेरे से। तो अब वो यूरोप को कह रहा है कि पैसे दो, बहुत तुमने फ्री में सिक्योरिटी मतलब वही बिजनेसमैन माइंड है ना कि भाई अब, क्योंकि इसी संगठन को बनाने में
80 साल लगाए अमेरिका ने, बिल्कुल। और युवा डोनाल्ड ट्रम्प ने भी 8 महीने भी नहीं हुए और पूरा फाड़ के साइड में रख दिया। तो इससे प्रभाव तो पड़ेगा पूरे जियो पॉलिटिकल पे। हाँ। अब हम इसी पे और बातें कर, तो अगर जैसे हमने जियो पॉलिटिक्स में बात करें अमेरिका के बारे में, तो हमने थोड़ी काफी बातें कर ली हैं। अब थोड़ा सा हम अमेरिका से हटते हैं। 3 वर्ल्ड लीडर्स की बात हुई थी, उसमें आपने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू और पुतिन। जो रशिया कर रहा है आज की डेट में, पुतिन के बारे में अब थोड़ा सा आते हैं। जो रशिया कर रहा है, जो उसने यूक्रेन में किया, यूक्रेन जो कि पहले उन्हीं की टेरिटरी हुआ करता था, पर अब जो रशिया कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने आके, आपने वो फेमस तस्वीर देखी होगी जहां वो जेलेंस्की से बात कर रहा है और कह रहा है कि यू कैन नॉट फाइट विद ना, वो तो क्या, उसने यूके के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को भी कहा था कि यूके कैन नॉट फाइट विद रशिया विदाउट अमेरिका। और जेलेंस्की को भी उसने बोला कि भाई, तो हमारे बिना तो युद्ध नहीं कर सकते रशिया के साथ, और तुम अपने सारे मिनरल्स वगैरह हमको तो, मतलब उसने वही बिजनेस बार्गेनिंग करी, और हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। पर 1 दिन 2 दिन बाद वो शायद बदल गया, उसने दोबारा से यूक्रेन को अमेरिका ने एड देनी शुरू कर दी। पर इनकी बात ये भी हुआ, मीडिया में ये भी आया था कि पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की भी बात हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अब अदर एम्बिशंस भी दिखाए थे कि भाई हम ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं, और उनका जो सेकंड है इन कमांड, मतलब आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट, वो वहां पहुंच भी है ग्रीनलैंड, और वहां जाके उसने कुछ अपनी बेइज्जती वगैरह भी कराई है ना। उसने बोला वहां जाके स्वीडन के नागरिकों को कि भैया आप अपने देश के साथ जो भी आपका तामझाम है आप निपटा लीजिए, और बाद में तो अमेरिका ने आपको ले ही लेना। तो अब आपको क्या लगता है, ये जो यूक्रेन वार चल रहा है रशिया के साथ, ये होगा खत्म, या ये जहां पर है वहीं सेटल होगा, या उसका इन्वेजन बढ़ेगा, और अमेरिका का क्या रोल रहेगा इसमें? देखो, आपने कई टॉपिक्स एक ही लाइन में डिस्कस किए, तो मैं एक एक करके उन पे आ जाता हूँ, एक रिवर्स या एक डिफरेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सबसे पहले ग्रीनलैंड की बात कर लेते हैं। तो ग्रीनलैंड बेसिकली क्या है, उसकी आबादी ना के बराबर है, ना के बराबर। कोस्ट लाइन पे कुछ लोग रहते हैं, और ग्रीनलैंड की अपनी एक अलग कल्चर है। वाइकिंग्स आए थे, उन्होंने ये आइलैंड बसाया। वाइकिंग्स कहाँ से आए थे? बेसिकली डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन से आए। कोई मूल निवासी अगर ग्रीनलैंड पे कोई बहुत पहले 1000 साल 2000 साल पहले रहते हो, ऐसा नहीं है। वाइकिंग्स ने ही आके जो थोड़ी बहुत पॉपुलेशन वहां बनाई, और अभी आइसलैंड के मेरे ख्याल से डोमिनियन के अंडर आता है ग्रीनलैंड। हाँ, स्वीडन के अंडर आता है। अब ठीक है, स्वीडन को हैंड ओवर हो गया होगा, तो क्योंकि बेसिकली वहां मैक्सिमम जो है वो वाइकिंग्स और ये मूल निवासी स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो क्या कहते हैं, अब वो चाह रहे हैं कि भी हमें ग्रीनलैंड मिल जाए। अमेरिका क्यों चाहता है कि उसे ग्रीनलैंड मिल जाए? क्योंकि अलास्का उन्होंने रशिया से खरीदा था, बिल्कुल, और कुछ लाख डॉलर में उनको मिल गया था। और जितने कम पैसे उन्होंने दिए थे, उन्होंने तो सिर्फ बर्फ के पैसे दिए थे कि इसमें बर्फ है, लेकिन वहां से जितना सोना अमेरिकन ने निकाला है, मतलब अथाह सोना उन्होंने निकाला, तो हजारों गुना वो अपनी कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं अलास्का से। अब उनके दिमाग में उनके सैटेलाइट्स वगैरह ने कुछ मैप करके ढूंढ लिया होगा कि ग्रीनलैंड में हमें ये मिनरल मिल सकता है, या ग्रीनलैंड की हमें ये जियो लोकेशन एडवांटेज है। वो रशिया को एनसर्कल करना चाह रहे हो, ग्रीनलैंड में अपना कोई बेस बनाना चाह रहे हो। और दूसरा, कुछ समय पहले मैंने पढ़ा था कि ग्रीनलैंड के अंदर चाइना भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है, वो अपना एक आर्मी का बेस बनाना चाहता है, ताकि वो अमेरिका के काफी क्लोज आ जाए। क्योंकि पोल्स से क्या होता है, डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। अगर इंडिया से कोई फ्लाइट जाती है कनाडा, तो वो सीधी नहीं जाती है, वो पोल्स के ऊपर से होके जाती है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम पड़ता है। काफी कम लोग ये बात जानते हैं। दूसरा ये, ग्रीनलैंड में जो लोगों का आजकल इंटरेस्ट आ रहा है, वो उसकी लोकेशन या उसके अंदर कोई ऐसा मिनरल छिपा हुआ है जो इन कंट्रीज ने भांप लिया है। मे बी कोई रेयर अर्थ मेटल हो या कुछ ना कुछ। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप दुनिया में कहीं पे भी हाथ रखें जहां कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट का एक ही कारण होगा कि वहां पे कोई रिसोर्स है, और दूसरा यूएस है, अमेरिका या रशिया या कोई यूरोपियन कंट्री को चाहिए, और वो उनको जो बंदा पावर में था उसने दी नहीं। बिल्कुल, जैसे सोमालिया हो गया, तो वहां यूरेनियम और गोल्ड है। अब वो बताएंगे नहीं कि भी सोमालिया या माली में किस चीज की लड़ाई है, माली में सिल्वर और गोल्ड है। तो वहां पे स्ट्रिप्स बना रखी हैं फ्रांस और रशिया ने कि सीधा वहीं से
गोल्ड को एयरलिफ्ट कर लेते हैं। हाँ, जैसे अभी कुछ साल पहले लास्ट ईयर शायद अफ्रीकन कंट्रीज में रेबल होना शुरू हुआ था फ्रांस के खिलाफ, क्योंकि फ्रांस ने अभी भी उन्हें कॉलोनाइज कर रखा है। हाँ, उसके ऊपर कोई दुनिया में बात नहीं करता है कि अभी भी आप कॉलोनाइज करके चल रहे हैं। क्योंकि वहां की दुनिया आज भी ऐसी दुनिया में जी रही है कि नोकिया का आपका 3100 या 3300 हाँ, वहां मिल जाएगा। बिल्कुल। मिल 3300 मिल जाए, हो सकता है टावर ही ना मिले। कहने को वो फ्रांसीसी सिटीजन है, फ्रांस की फ्रांस नागरिकता के कुछ मिलती उनको है, पर बेनिफिट जो मिल फ्रांस में है वो उन कंट्रीज में बिल्कुल भी नहीं है। और वहां की लाइफ कंडीशंस इतनी टफ हैं, हाँ, मतलब रेगिस्तान 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और लोग वहां पे बेदुम, मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो लोगों का अपना स्थायी घर नहीं होता वो खाना बदोशों वाली जिंदगी जीते हैं। माली जैसे कंट्री में, मॉरिटानिया हो गया या माली हो गया, बिल्कुल पूरा रेगिस्तान है, एक शहर पूरे कंट्री में, और उसी के इर्द गिर्द पूरी इकॉनमी है। मंगोलिया में भी यही हाल है। उलान बटर एक शहर है, उसके चारों तरफ पूरा मंगोलिया है। कितना बड़ा देश है और मंगोलिया। टॉप 15 कंट्रीज में तो आता ही होगा, इफ नॉट टॉप 10। अब आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूँ कि भाई अमेरिका, चाइना ये ग्रीनलैंड चाह रहे हैं, इनको कोई ग्रीनलैंड दे दे ताकि ये रशिया या जो भी उसके अंडरलाइंग रिसोर्सेज हैं उनको वो ले पाए। यूक्रेन इज अ वेरी रिच कंट्री, ठीक है, डिफेंस का भी काफी सामान बनता था, इनके ये न्यूक्लियर वेपन वाला कंट्री था, भी था। ये पहला कंट्री था जिसने साइन किया था कि भाई हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स वेपन जो है दे दिए वापस, रशिया को दे दिए कि हमें नहीं हाँ, चाहिए। नहीं चाहिए। तो सबसे ज्यादा गेहूं, दालें यूक्रेन में उगती है, ठीक है। जब लड़ाई हुई थी तो काफी कंट्रीज को ये क्राइसिस हो गया था कि हमारी गेहूं आनी बंद हो जाएगी। यूरोप के अंदर बेसिक हो गया काफी था। क्राइसिस हो गया था। और जो नेचुरल गैसेस हैं वो भी यूक्रेन के थ्रू ही जाती हैं। हाँ, तो पाइपलाइन सप्लाई जो है वो यूक्रेन के थ्रू है। और भी क्या कहते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स, जो कि जिनकी वैल्यू आज की डेट में कई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बताई जा रही है, जो अमेरिका उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। अब अमेरिका कह रहा है कि तुमने हमारे 300 बिलियन डॉलर के खर्च हथियार करवा लिए दिए, हैं, हथियार लिए। जो अमेरिका ने बेसिकली वहां डंप किए क्योंकि उनके पड़े बड़े खराब हो गए खराब थे। है। अब कह रहा है बदले में तुम $1 ट्रिलियन के हमें रेयर अर्थ मेटल्स दे दो। पर ये जो अभी आप ये देखो कि 300 बिलियन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बदले में 1 ट्रिलियन के तुम मेरे को दे दो। और एक ऐसा राष्ट्रपति जो पहले करप्शन के चार्जेस में था, उसने रशिया से लड़ाई इसलिए लड़ी ताकि वो एक नेशनल हीरो बन के जो करप्शन के चार्जेस है उनसे बच सके। और अब अपने देश के साथ और कितनी नाइंसाफी कर रहा है कि 300 बिलियन डॉलर के बदले में 1 ट्रिलियन की दे देगा। यूक्रेन को क्या मिला इस वॉर में? कुछ नहीं मिला। उनकी जमीन गई, ठीक है, उनके मिनरल्स गए, बदले में तबाही। जो शहर होते थे आज की डेट में गाजा बन गए हैं, वो मतलब फ्लैट हो गए। रशिया के बारे में कोई बात नहीं करता। रशिया ने बहुत ही ज्यादा एहतियात बरती है। रशिया के आर्मी इसलिए मारी गई क्योंकि रशिया ने कोई वॉर क्राइम्स ना के बराबर किए, यूज नहीं किया उसने। बड़े वेपन्स अपने यूज भी नहीं किए वहां पर। यूज किए हो या ना किए हो, लेकिन वॉर क्राइम्स रशियन आर्मी ने जैसा प्रोपेगेंडा है उस हिसाब से कुछ नहीं किया। तो प्रोपेगेंडा तो इसमें यही था ना कि जो पहले का था, जैसे वार से पहले की अगर हम बात करें, जहां तक मैंने पढ़ा है, थोड़ा रिसर्च किया, कि लड़ाई से पहले रशिया की डिफेंस का काफी सामान यूक्रेन की फैक्ट्री में ही बनता था। हाँ। रशिया यूज्ड टू पे देम। जो रशिया की पाइपलाइन जाती थी यूरोप वगैरह के लिए, वो सब यूक्रेन से जाती थी। तो यूक्रेन ने कहा कि भाई हम इसका आपसे पैसा लेंगे। रशिया ने कहा चलो आप वो भी ले लो। पर फिर कहानी ये होती है कि यूक्रेन स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड्स नाटो। अमेरिका के कहने पे वो नाटो में शामिल होने जाता है, तो रशिया उनसे बोलता है कि भाई दिस इज नॉट राइट, आप मेरे सर पे आके नहीं बैठ सकते। कहानी सारी उसी की थी। यूएस के भड़काने के बाद ही ये जेलेंस्की साहब भड़के, इन्होंने ये सब हरकतें करी। जेलेंस्की का अपना इंटरेस्ट था, वो करप्शन के चार्जेस में वो अंदर जा रहा था। मतलब वही है जो यूएस पॉलिटिक्स करता है कि भाई हम आपको बचा लेंगे अगर आप मुझे ये करके देते हैं। तो ही नीडेड अ डिस्ट्रैक्शन। उसने लोगों को मोटिवेट करना था कि भाई मैं क्या कहते हैं, रशिया ने हम पे अटैक किया है या रशिया हमारी तरक्की से चलता है, जबकि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। ही वांटेड अ स्मोक स्क्रीन काइंड ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन, जिसमें वो कामयाब हुआ, लेकिन यूक्रेन हार गया। अल्टीमेटली अगर हम कहें कि ये वॉर खत्म होगी, वॉर तो खत्म है।
अमेरिका ने जितने हथियार डंप करने थे कर उसने दिए। कर दिए। रशिया ने का जितना पेशेंस था, रशिया ने अपना पेशेंस दिखा दिया। ठीक ठीक है, है। अब रशिया के पास भी पेशेंस कम है। ठीक है, रशिया के ऊपर इन लोगों ने सैंक्शंस लगाई, रशिया उन सैंक्शंस को पार कर गया। अब अमेरिका को ये भी डर है कि कल को ब्रिक्स का बैंक बन गया हम्म। तो अमेरिकन करेंसी और कमजोर हो जाएगी। हम्म। ठीक है, अब वो करेंसी कमजोर फेवर इंडिया को किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगी वो भी डिबेटेबल है, क्योंकि उसके लिए हमें ये स्टडी करना पड़ेगा कि कहाँ से हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इंडिया किस डायरेक्शन में हमारी ज्यादा है। इंडिया के तो खैर काफी चीजें कंसर्न है कि इंडिया क्या करेगा, उस पर तो हम बात करेंगे। फिलहाल अब हमारा सेंट्रिक टॉपिक इंडिया नहीं रखते हम। तो तो वॉर का आपने बोला कि वॉर जो है अब ऑलमोस्ट खत्म ही है। एज गुड एज ओवर, अब इससे ज्यादा कुछ अचीव नहीं है। एज सून एज अमेरिका गेट $1 ट्रिलियन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम हाँ, अब यूक्रेन ये हो जाएगा दे कि- विल लीव। हाँ कि नाटो का तो उन्होंने बोल ही दिया है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर। हाँ, अब ये ब्रिटेन हाँ, अब ये और जो फ्रांस, ब्रिटेन फ्रांस ये सब क्या करेंगे उनकी यूक्रेन के मजबूरी लिए? ये है कि अमेरिका ने बोला या तो पैसे दो, हम्म। नहीं तो तुम्हारा चौकीदार मैं नहीं। अब ये कह रहे हैं कि तुम चौकीदार नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम आत्मनिर्भर बनते हैं। उसमें भी इन्हें बहुत साल लगेंगे। हाँ तो ठीक है, क्यों लड़ाई आज थोड़ी हो रही है, आज ये रशिया के साथ, उनको पता है कि रशिया भी थक गया है एक बार यूक्रेन में, तो रशिया भी नहीं चाहेगा कि आज ही वो यूके पे हमला कर दे या फ्रांस को खत्म कर तो दे। घूम फिर के हम वापस अब ट्रेड वॉर पे आ गए हाँ, कि अब जो वॉर होगी वो ट्रेड्स की वॉर होगी आने जैसे वाले 4-5 साल। यूएस चाइना अगर आप देखो तो ट्रेड वॉर चलती है। इंडिया में भी जो था कि हमने ट्रेड वॉर नहीं किया, हमने वर्बल वॉर चाइना के साथ बहुत किया। हम चलिए अब हम इंडिया पे आ गए हैं, तो अब मैं एक इंडिया के टॉपिक पे आता हूँ। अभी कल ही देश के जो मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने बोला है कि भाई भारत के अंदर कोई इनोवेशन नहीं होती है। पहली बार किसी नेता ने, वो भी सत्ताधारी पार्टी के किसी नेता ने, ये बात खुल के एक्सेप्ट की है कि भारत में कोई इनोवेशन नहीं हो रहा। स्टार्टअप्स के नाम पे जो है सिर्फ मजदूरी ही कराई जा रही है। चाइना जैसे देश या बाकी और डेवलप्ड कंट्रीज की अगर बात करें, हम उन्होंने बोला है कि भारत में सिर्फ जोमेटो और स्विगी के अंदर लोगों को हायर किया जा रहा है कि खाना कितने से कितनी जल्दी, या ग्रोसरी स्टोर का सामान कितनी जल्दी आप तक पहुंचे। अगर आप इसे इनोवेशन बोलते हैं तो ये कोई इनोवेशन नहीं है। चाइना के अंदर और डेवलप कंट्री जो आगे बढ़ रही है एआई को लेके, कि वहां पे एआई डिलीवर कर रहा है आपका सामान, आप इनोवेशन कर रहे हैं। भारतीय एंटरप्रेन्योर कोई इनोवेशन नहीं कर रहा, सिर्फ आप मजदूर ही बनाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि उनका कहना नहीं है, रिसर्च ये बताती है कि पिछले 18 महीने में करीब 2 लाख किराना स्टोर्स बंद हुए हैं। और ये जो जोमेटो जैसी कंपनी और जेप्टो जैसे कंपनी के मालिक जो, जिन्होंने एक आर्टिकल आज भी पब्लिश किया है कि हमने 1.5 लाख नौकरियां बढ़ाई हैं, तो वो 1.5 लाख आपने नौकरियां नहीं बढ़ाई, आपने 2 लाख दुकानें बंद करी और जो लोग खुद काम करते थे वो आपके नौकर बन गए। इनोवेशन नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान को इनोवेशन नहीं कर रहा, कोई एआई पे नहीं जा रहा। अब जैसे अमेरिका के अंदर एलॉन मस्क है, उसका टारगेट है कि भैया उसे 2030 तक आदमी को मार्स पे लेके जाना है। वो अपने एजेंडे पे चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आ गया, उन्होंने अपना तरीका बना लिया है, उनकी आर्म रेस में भी वो सबसे आगे हैं। उन्होंने 6th जनरेशन प्लेन लॉन्च कर दिए। चाइना तो कहता है कि चाइना ने कर दिए, पर अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हम 6th जनरेशन प्लेन ला रहे हैं और हम जिन्हें बेचेंगे उनको 10% कम बेचेंगे। मतलब उसकी 10% कैपेबिलिटीज कम होगी, जो उसे कहना नहीं चाहिए था, पर उसने डिस्क्लोज कर दिया। नहीं, वो हर कंट्री का होता है। हाँ, वहां पे जो एयर एडमिरल वगैरह थे, दे वर नॉट हैप्पी कि डोनाल्ड ट्रंप हैड सेड दिस, कि भाई अगर मैं इंडिया को बेचूंगा तो मैं 10% उसकी कैपेबिलिटी कम करूंगा, क्योंकि इससे नुकसान होता है बिजनेस में कि भाई कोई आपसे क्यों खरीदेगा भाई। खैर ये बात है कि बट दे आर डेवलपिंग, हम नहीं कर रहे। हमारे पास जो फाइटर जनरेशन प्लेन्स है, हमने इंडिया के अंदर भी मोदी जी ने एक योजना शुरू करी थी HAL के साथ मिलकर, AMCL करके कुछ योजना है, जिसके अंदर हम आने वाले 7-8 साल के अंदर फाइटर प्लेन्स वगैरह डेवलप करेंगे जो 5th जनरेशन या कुछ हो गए। तब तक दुनिया शायद 7 या 8 पे पहुंच चुकी है। पर वापस में आते हुए इसी पीयूष गोयल की बात पे कि हमारे यहाँ पे कुछ इनोवेशन नहीं है, हम लोग कुछ इनोवेट नहीं कर रहे हैं। तो अगर जो पीयूष गोयल ने बोला है कि भारत में कुछ इनोवेशन नहीं हो रहा है, एंटरप्रेन्योर्स को थोड़ा इनोवेशन के बारे में सोचना चाहिए लोगों को। मतलब जो भी डेटा, जैसे मैंने आपको बोला कि इतनी सारी दुकानें बंद हुई, जो एंटरप्रेन्योर मतलब जो अपना खुद का बिजनेस करते थे वो अब कहीं के नौकर बन गए हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि भारत तो अभी तक इन्हीं चक्करों में पड़ा हुआ है? अमेरिका जैसे देश, डेवलप्ड कंट्रीज,
जिनकी बनने की हम तमन्ना रखते हैं, क्योंकि बात तो हम करते हैं कि भाई हम दूसरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाले हैं। पैसों के मामले में तो हम बहुत ही ज्यादा पीछे हैं, है ना। और हम बातें भी करते हैं, जैसे आपने बोला कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी वर्ल्ड के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, उनकी इज्जत काफी है। पर मुझे जो लगता है, अगर मैं बोलूं, तो मुझे लगता है कि भारत की पूछ सिर्फ इसलिए है कि हमारे पास एक आबादी है और मार्केट है। मार्केट है, सिर्फ इसलिए। बाकी दुनिया के बराबर जाने के लिए मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान अभी भी ऐसा कुछ कर रहा है कि हमारे ना होने से हमारे ना होने से सिर्फ मार्केट नहीं होगी, बाकी दुनिया में कुछ इनोवेशन तो हमें नहीं लगता कि हम कर पा रहे हैं। देखो पीयूष गोयल जी ने किस रेफरेंस में बोला इनोवेशन नहीं है, हाँ। या चलिए हम पीयूष गोयल जी की बात को छोड़ देते नहीं हैं, नहीं, हम एक मैं जनरल बात मैं करते हैं, जनरल बात पे आ रहा हूँ है ना। अभी। मैं मतलब आई एम बिग फैन ऑफ डॉक्टर जयशंकर। तो वो क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस की कहीं डिस्कशन चल रहा था रिगार्डिंग यूएन में परमानेंट सीट को लेके। तो उन्होंने भी इस तरह की दलील दी कि इंडिया पुअर है, इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ब्ला 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 ब्ला। तो उनको बहुत अच्छा जवाब दिया, बोला कि इंडिया कहाँ नहीं है, हम चांद पे चले गए, हम मार्स पे चले गए, ठीक है। सबसे बढ़िया इंजीनियर्स का पूल हमारे पास है, डॉक्टर्स का पूल हमारे पास है, बिल्कुल है, ठीक है। मतलब हम दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट्स में आते हैं। बिल्कुल। हम कहाँ मतलब रीजनल, हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी में हमारा पीस में बहुत बड़ा योगदान है। कोरोना आया था तो सबसे ज्यादा हमने दवाइयां वैक्सीन, बना के दी। तो मतलब हम कहाँ नहीं है। और ये तुम्हारी क्या कहते हैं कि मैं इसे बोलूंगा कि तुम्हें हमारी जरूरत है, सिक्योरिटी काउंसिल को हमारी जरूरत है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और ये बात उन्होंने एक बार पहले भी एक अलग तरीके से कही थी। अच्छा, आप ये सब जो पॉलिटिकल नेता ये सारी बातें करते हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं कि ये बातें जो है ये सही बातें हैं, ऐसा है, या ऐसे ही सोचते हैं? देखो अब मैं पीयूष गोयल जी की बात पे आ जाता हूँ। वो अपनी बात का कोई कॉन्टेक्स्ट होगा, उस कॉन्टेक्स्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए या अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए उन्होंने ये बात बोली। अब इनोवेशन ना एक बड़ा सब्जेक्टिव सी चीज है। पर हम क्यों नहीं है, क्यों नहीं इनोवेट करते कुछ? व्हाट इज द प्रॉब्लम? उसका मैं अगर हम आंसर, इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं, अब आप चलिए, पहले मैं मेरे को किस चीजों से कुछ चीजें मुझे बड़ी अजीब लगती हैं, उनमें से यही है कि जो नेता लोग हमारे बारे में इतनी प्रशंसा करते हैं, जैसे जयशंकर साहब हैं, काफी बड़े बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने काफी अच्छी बुक लिखी है ना, इंडिया पर कुछ, जब लास्ट ईयर उनकी बुक लॉन्च हुई थी कि वाई इंडिया इज इम्पोर्टेंट। अब देश के अंदर बिजनेसमैन जो है वो जानते हैं कि देश की रग रग क्या है, देश में क्या चल रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन। अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जो देश के बड़े बिजनेस घराने, अंबानी, अदानी, इनके जो बच्चे, इन्होंने यूएस सिटीजनशिप ले ली है, दे आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया। इफ दे आर वेरी वेरी होपफुल दैट इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा है, वाई दीज गाइज आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया बट टेकिंग सिटीजनशिप ऑफ यूएस? जयशंकर की बात करते हैं, उनके दोनों बच्चे यूएस के सिटीजन हैं। देश के जितने नेता हैं जो भारत के ऊपर बहुत ज्ञान देते हैं कि भारत आने वाली आर्थिक पावर है, सब है, सब के सब उनका परिवार, देखो वो सब बाहर शिफ्ट है। मतलब दे, अगर उनको इतना ही भरोसा है और भारत इतनी ही तरक्की कर रहा है, तो वाई दे आर लिविंग कंट्री, अब वाई मैं आंसर इंडियन करता हूँ। मैक्सिमम। अब आप देखें डेटा, आप कहते हैं कि जी भारत के नंबर ज्यादा है देश छोड़ने में, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है, पर हायर इनकम वाले लोग इस देश को छोड़ के जा ही रहे हैं ना। और खासकर जो एनआरआईज हैं जो बाहर चले गए हैं, पहले तो उनका लक्ष्य यही होता है कि हम कैसे बाहर पहुंचे, फिर वो बाहर पहुंच के ये बोलते हैं कि भाई भारत से बढ़िया तो देश ही कोई नहीं है, और वहां बैठ के वो बताते हैं कि भारत को क्या क्या करना नहीं चाहिए। तो वो एक और चीज बात है कि हम बातें बहुत करते हैं, हमारे पास बहुत ब्रिलियंट माइंड है, हमारे पास इंजीनियर सबसे अच्छे हैं। गूगल कौन चला रहा है? कि इंडिया चला रहा है, पर उसे गूगल चलाने के लिए भी इंडिया छोड़ना पड़ा, उसे बाहर जाकर ही पढ़ना पड़ा, क्योंकि गूगल है बाहर ना। है ना। गूगल बाहर नहीं है, गूगल में तो वो चले गया, उसे कुछ भी करना होता है उसे बाहर ही जाना पड़ता, उसे बाहर जाके इंजीनियरिंग आगे करनी पड़ी, एमबीए करना पड़ा, है ना। हमारे माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं, उसको भी यूएस में ही जाके पढ़ना पड़ा, मास्टर कार्ड वाले को भी यूएस में ही पढ़ना पड़ा। बात यह है कि हमारे लोग तो हैं, पर उन्हें जो भी कुछ करना पड़ा वो उन्हें बाहर जाके ही नसीब हुआ। इलॉन मस्क अगर अमेरिका में नहीं होते, वो तो आए तो साउथ अफ्रीका से ना, उनकी मदर कैनेडियन थी, देन ही लिव्ड इन साउथ अफ्रीका, देन ही गॉन टू यूएस, कनाडा, यूएस जो भी था, वो अमेरिकन सिटीजन है। आपको लगता है कि अगर एलॉन मस्क जो है बॉम्बे के धारावी में पैदा हुए होते या रह रहे होते तो वो टेस्ला बना लेते या वो स्पेस एक्स बना लेते? नहीं बना पाते ना।
मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि वेयर वी आर इन दीज थिंग्स। हम लोग यहाँ से बाहर जाके जब हमें वो टैलेंट पूल मिलता है, हमें वो मौके मिलते हैं, तो हम वो काम करते हैं। कोई भी इंसान करेगा वो मौका। राहुल, मैं हमें हिंदुस्तान में क्यों नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मौका भी मिलता है। अगर मैं ये कहूं कि धीरू भाई अंबानी बाहर गए, यमन में पेट्रोल भरा, नहीं, देखिए, आप अगर वापस आके रिलायंस बनाई। आप बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं कि धीरू भाई अंबानी एक केस हो गया है, वो बनाया उन्होंने। हर कंट्री के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, बट व्हाट इज इनोवेशन? तो फिर हम इनोवेशन, हम आज तक हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम एक चैट इंजन नहीं बना पाए, हम एक चैट हम व्हाट्सएप जैसा नहीं बना पाए। हम सबसे बड़े कस्टमर्स हैं इनके। हम फेसबुक नहीं बना पाए, व्हाट्सएप नहीं बना पाए, विंडोज नहीं बना पाए। हम एक, कुणाल कामरा कह रहा था ना, हम आज तक एक मिक्सर नहीं बना पाए, वो भी जापान से आएगा तो आएगा। हम देखिए, नहीं बना। हम, मेरे को तो सबसे ज्यादा चिढ़ गगा ये भी होती है कि कोरिया जैसा छोटा सा देश है, हम आज भी दिवाली पे सोचते हैं कोरियन मशीन एलजी की ले लें या विप्रो की इसकी खरीद लें, है ना, हायर की मशीन ले लें, ये वाला टीवी ले लें। हम आज तक वही चीजें नहीं बना पाए। हम आज तक कोरियन फ्रिज पे डिपेंडेंट है। हम आज तक, दे आर अर्निंग बिलियंस ऑफ रुपीज फ्रॉम इंडिया। Why there is no innovation from Indian people, Indian नहीं, entrepreneur, देखो when we have the biggest market? राहुल, अब आप एप्पल की बात कर लें। एप्पल का फोन $10 में बनता है बेसिकली चाइना में, और जो यहाँ पर पता नहीं $1000 में बिकता है। हम एक फोन नहीं बना पाएगा। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हम इतने बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पर हमारे पास ये साधन क्यों नहीं है? नहीं, राहुल, अब कुछ चीजें ना गलत तथ्यों पे आधारित है। मैं एक एक करके आंसर करता हूँ। पहली चीज, वॉशिंग मशीन। एलजी का ब्रांड कोरियन है पर बनती इंडिया में ही है। वो कोरिया से पैक होकर नहीं। एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट इंडियन, कंपनी इज नॉट इंडियन। एक सेकंड, मैं उस चीज बनता तो भैया, जब आप दुनिया के सबसे बड़े मजदूर हैं, तो मजदूर तो है तो बनाओगे तुम ही। कहने का मतलब यह है कि हम दुनिया के मजदूर की गिनती में आते हैं। हम कुछ बनाते नहीं है, हम सिर्फ काम करते हैं। सर्विस इंडस्ट्री है राहुल। मैं एक दिस इज अ डिफरेंस ना। एक एक करके मैं आपके पॉइंट्स को एड्रेस करता हूँ। हमारे यहाँ इनोवेशन का कल्चर नहीं है, वो एक सेपरेट चीज है। हम इनोवेटर्स नहीं है, ये भी गलत बात है। मैं अब नहीं बाप, अगर इस पे एक सेकंड मैं बात को कंप्लीट। अभी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई, वॉर में इतनी इनोवेशंस निकल के आई कि 4 AK-47 को इकट्ठे फायर करो तो हम ड्रोन हंट कर रहे हैं। टैंक के ऊपर लोगों ने क्या कहते हैं, सलाखें लगा दी, लकड़ी लगा दी, बम्बू लगा दिए कि भाई टैंक के ऊपर ड्रोन का हमला होगा तो उसका इंपैक्ट कम होगा। नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। हम लोग एक आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें पता है पहले एक सेल जो, जिससे हम पहले ट्रांजिस्टर चला रहे होते थे, वो ट्रांजिस्टर खत्म हो जाता था, फिर हम उस सेल को दोबारा यूज करते थे या 2 सेल को लगा के यूज करते थे कि अब दोबारा चल जाए, जूस और निकालते होते थे। आज की डेट में 8 रुपए 10 रुपए का सेल आता है, तो वी हैव बिकम इजी लेजी। हमें इनोवेशन की तो जरूरत महसूस नहीं हो रही है। बात पे आ रहा हूँ ना। देखो, मतलब हम आराम परस्त कौम है भारत। हमें आराम मिल रहा है और हम इतिहास के ऊपर ही जी रहे हैं। नहीं, अब मैं उसका, जिस दिन हम पे कोई विपदा आएगी हम इनोवेशन करेंगे। और आप देखना, जुगाड़ इंडिया का फेमस है। जुगाड़ क्या है? इनोवेशन है। क्योंकि हम आलसी हो गए हैं और हमें लगता है कि इनोवेशन से की क्या जरूरत क्या है। मतलब वही है ना, हम तो दुनिया में कहीं कंपीट ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम आराम से चद्दर तान के सो रहे हैं, है ना। अमिताभ का बड़ा फेमस डायलॉग था ना, किस किस की चिंता कीजिए, किस किस के बारे में सोचिए। आराम बहुत अच्छी चीज है, चद्दर तान के सोइए। हाँ, तो जिस दिन हमें जरूरत होगी तो या हमारा कल्चर चेंज होगा, नहीं तो फिर हम जो है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स में लोगों के असर की। तो मतलब भारत की तो इसमें कोई आवाज ही नहीं है, क्योंकि हम तो पीछे बैठ के हम सिर्फ लोगों का फैलाया कचरा साफ करने के लिए। अगर हम मार्स तक पहुंच गए हैं तो क्या बिना इनोवेशन के मार्स तक पहुंच गए? कौन से हम जो है मार्स, हमसे पहले कोई पहुंचा नहीं। तो क्या उसने अपना रॉकेट दे दिया था क्या, चले जाओ? हमने क्या नया क्या बनाया? सबसे सस्ता मार्स पे रॉकेट हमने भेजा। सस्ता, ये सस्ता है क्या बोल सकते हैं कि सस्ता? फिर हम वो क्या इनोवेशन नहीं है? आपको लगता है कि एक रॉकेट में कितनी इनोवेशंस लगती होंगी एक इंजन बनाने? मैं आपकी बात मानता हूं कि भारत ने कुछ काम अच्छे किए हैं, पर हम विश्व स्तर पे वहां नहीं है जहां बाकी लोग पहुंच चुके हैं। हमारे देश में अभी भी मुझे लगता है
कि अभी भी हम बेसिक मुद्दों पे टिके हुए हैं, बिल्कुल। अभी तक हम बेसिक नेसेसिटी से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जिस दिन भारत को रशिया की तरह आइसोलेट कर दिया जाएगा, ईरान की तरह आइसोलेट कर दिया जाएगा नॉर्थ को, हम भी इनोवेटर तो हो मतलब जाएंगे। हम वेट कर रहे हैं उस दिन का। विपरीत परिस्थितियां जब तक नहीं होंगी, हम लोगों का जो बेस्ट होता है वो निकल के नहीं आता। अमेरिका को क्या विपरीत परिस्थितियां है कि वहां पे इतना इनोवेशन होता? अमेरिका को क्या विपरीत परिस्थितियां हैं, उनके कि यहाँ कंपटीशन इतना है हमारे कि यहाँ वो कंपटीशन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारी मार्केट इतनी बड़ी है कि हमें जरूरत है नहीं करने। आज की डेट में हमें कंपटीशन, मतलब हम ये मान के चले क्या जरूरत है? अगर जब आप मिल देखो रहा है वहां से तो क्या करना जो है? इंडिया की बड़ी स्टार्टअप्स होती है, यूनिकॉर्न बन जाती है, या ये डेली स्विगी और क्या कहते हैं आपके जोमेटो वगैरह में, इन क्या इनोवेशन करना है? इनोवेशन क्या, कुछ इनोवेशन नहीं किया। हर कंपनी के ऊपर प्रेशर होता है और एक इनोवेशन ऑफिसर भी आ जाएगा। कल जेप्टो का जो मालिक है वो लड़का, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, उसने बोला है कि हमने 1.5 लाख जॉब्स क्रिएट करी है। दिस इज इनोवेशन अकॉर्डिंग टू हिम। नहीं, ये उसने कल बोला है। दिस इज नॉट इनोवेशन। हाँ, नहीं है ना, उसे पता होना चाहिए ना। हाँ, पर उसने बोला कि नहीं, हमारा ये कंट्रीब्यूशन हमने ये किया है। पर कंट्रीब्यूशन आपने कितनी मार्केट खत्म करी, कितने लोगों को बेरोजगार किया? आपने एक चैनल, उसी का तो आर्टिकल पे दिया गया है कि पिछले 18 महीने के अंदर 2 लाख किराना स्टोर्स बंद हुए हैं। किराना स्टोर बंद हुए ये होंगे, खाने की दुकानें जो आप खुद बनाते थे। ये सारी चीजें फर्क है। देखिए, मतलब मुझे लगता है ऐसा, ये मेरा जोमेटो खाना नहीं बनाता, खाना डिलीवर करता है। मेरा व्यक्तिगत है। तो वही है, वो स्टार्टअप कंपनीज के बारे में बात हो रही थी कि स्टार्टअप जो हम कर रहे हैं उनमें कुछ इनोवेटिव नहीं कर रहे हैं, कुछ इनोवेशन नहीं हो रही है। देखिए, इनोवेशन बात ये है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा स्टार्टअप होता है, बट आज की डेट में कोई अपनी क्या कहते हैं मिठाई की दुकान भी खोलता है तो वो स्टार्टअप हाँ, कुछ हम नया कुछ कर नहीं रहे। बात ये है। अब मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान कब फ्रांस, अमेरिका, चाइना, जैसे चाइना की तो आपने खुद ही बोला कि कर्टन डाला हुआ, कुछ पता नहीं है। चाइना तो लोग कहते हैं जाते हैं तो वहां तो इतना ज्यादा कुछ हो सका है कि आईटी और एआई में तो बहुत आगे हैं। वो अमेरिका से भी आगे, बहुत आगे। टेस्ला तो कुछ भी नहीं है उनकी गाड़ियों के आगे। मैं एक सीआईओ, बट प्रॉब्लम यही है कि उनकी जो ब्रांडिंग है कि चली तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ये है, जैसे उन्होंने डीप सीक भी बना लिया। अब इंडिया के अंदर इतने सारे लोग हैं, इतनी दुनिया, इतने अच्छे इंजीनियर्स हैं, इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, हम एक सर्च इंजन नहीं बना पाते, या बनाना नहीं चाहते, या हमें बनाने नहीं दिया जाता। मैं ये भी मानता हूँ कि दुनिया का प्रेशर होता होगा। अब पूरी दुनिया एआई पे चल रही है, बोइंग विमान चल रहे हैं, जहाज चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर कंप्यूटर चल रहे हैं ना। अब गूगल मैप है, हमने एक मैप नेविस करके शायद इंडिया ने बनाया है, नेविगेशन सिस्टम। मुझे मालूम नहीं कि वो कितना चल रहा है, बहुत कम लोग उसको यूज करते हैं, हमें शायद नहीं, डिफेंस में ज्यादा यूज, डिफेंस में वो ज्यादा यूज हो रहा है। वो भी आपने बोला कि जरूरत थी हमें, क्योंकि जब कारगिल वॉर हुआ तो लोगों ने हमें देना मना कर दिया, तो हमने अपना बना लिया। इनफैक्ट इंडिया के रॉकेट मिस फायर हो रहे थे क्योंकि इन्होंने कहा कि हम अपना एक नेविगेशन बनाएंगे ताकि भाई जब वॉर्स हो तो हमें ऐसा हो। पर प्रॉब्लम इज दिस कि इतना बड़ा साइज होते हुए भी, इतने पूल ऑफ टैलेंट होते हुए भी, हम स्टिल वहां नहीं पहुंच रहे, हम वो नहीं कर रहे। हम अभी भी इसी पे लगे हुए हैं कि कॉमेडियन ने किसी को क्या बोल दिया, इसने क्या बोल दिया, धर्म की राजनीति। हम इन सब चीजों से बाहर क्यों नहीं आते? ये जियोपॉलिटिकल में नहीं आएगा, एक हम इंडिया की बात करें, पर जब हम जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अदर देन बीइंग अ मार्केट, इंडिया हैज नो अदर वैल्यू इन जियोपॉलिटिक्स। हर कोई आपको सामान बेचना चाहता है। मोदी जाते हैं तो पुतिन चाहते हैं कि भाई आप मेरे से कोई खरीद लें, क्योंकि आप खरीद सकते हैं, है ना। आपको घेरा भी ऐसे लोगों ने हुआ है कि आपको लगता है कि मुझे सुरक्षा की बड़ी जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं, वो सेड आई मिस यू माय फ्रेंड बिकॉज आई वांटेड टू सेल यू द 6th जनरेशन प्लेन, है ना। फ्रांस के पास जाते हैं, नील नदी में घूमते हैं वो उसमें, है ना, और कि जी फ्रांस बिकॉज वी वांटेड टू सेल यू राफेल। वेयर वी स्टैंड इफ वी आर नॉट अ मार्केट। और जो इंडस्ट्रीज का मैंने बताया, जो इंडियन के बिलियनर्स का बताया, दे आर लीविंग द कंट्री, दे आर गेटिंग सेटल्ड इन कंट्रीज लाइक दुबई। आप तो वहां पे काम किया, आप तो जानते ही हैं कि वहां पे रहना कैसा और लोग कैसे रह रहे हैं। देखिए, मैं खुद कहूंगा कि दुबई इज अ मच बेटर प्लेस टू फॉर पीपल हु आर अर्निंग गुड एंड दे वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू आल्सो, आई थिंक। देखो, न्यू का तो नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि
क्या है, दुबई महंगा शहर है, फैक्ट्री अमीरों का ऑफिस, शहर आप है। ऑफिस खेल सकते हैं वहां पे। आप ऑफिस भी खोलेंगे, उनके ऑफिस के खर्चे भी हाँ। काफी हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपको सहूलियत मिलती है, लेकिन सहूलियत कम्स एट अ कॉस्ट। और कई बार स्टार्टअप्स उतना कॉस्ट इनकम नहीं कर पाते। इंडिया में स्टार्टअप, सो कॉल्ड स्टार्टअप्स जो आते हैं, क्योंकि टैलेंट यहाँ पे रेडीली मिल जाता है, ठीक है। फेल क्यों होते हैं उसके अलग कारण है, ठीक है। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम फंदे कहाँ हैं, हमें मार्केट रिसर्च हम प्रॉपर नहीं करते, हम आधे अधूरे कैपिटल के साथ आते हैं। हम अमेरिका में क्या है कि कम लोग हैं और आबादी कम है, तो हर आइडिया को या कुछ आइडियाज को, जो अच्छे आइडियाज होते हैं उनको सही इन्वेस्टर्स जल्दी मिल जाते हैं। इंडिया में आपके पास भी आइडिया है, मेरे पास भी आइडिया है, उसके पास भी है, इसके पास भी है। हम वीसी के पास जाते हैं, वीसी दिन में 50 आइडिया सुन रहा होता है, वो 51st जो कि विच कुड बी अ ब्रिलियंट आइडिया, उसको नहीं ध्यान दे पाता। जो ब्रिलियंट आइडिया होगा उसमें रिस्क भी हो सकता है ज्यादा हो, वो पहले ही 5 जगह अपना पैसा जला चुका होता है, वो अब हाई रिस्क में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। तो देर आर सो मेनी फैक्टर्स। इनोवेशन कम है, खत्म हो गया है, मैं तो नहीं मानता। हम बहुत बड़ी मार्केट है, हम बहुत बड़ी मार्केट के साथ साथ बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, सप्लाई चेन के भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। उनको अगर सामान हमें बेचना है तो हमसे खरीदना भी पड़ेगा, उनको हमारी लेबर भी लगेगी, उनको हमारी लॉजिस्टिक्स भी लगेगी। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, मतलब सर्विस में ही है हम लोग। सर्विस भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है। अब इंडिया में, गुजरात में काफी वो इन्वेस्टमेंट्स के प्रोमिस बहुत हुए हैं कि हम सेमीकंडक्टर में काम करेंगे। अब सेमीकंडक्टर हिस्टोरिकली या एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पानी बहुत लगने वाला है। क्या इंडिया के पास सरप्लस पानी है, साफ पानी, जो हम उस इंडस्ट्री के लिए, क्या हम, आर वी रियली प्रिपेयर्ड? आप जैसे आपने तो अपना काफी समय जो है मिडिल ईस्ट में गुजारा, उनका जो पानी है, उन्होंने प्लांट्स लगाए हैं पानी क्लियर करने के लिए, पीने के पानी के लिए, क्योंकि उनके पास और नदी तो है नहीं उनके पास, कॉस्ट है। कॉस्ट है ना उनके पास। मतलब हम हमारे पास भी पैसा, तो ऐसा नहीं है कि भारत बहुत ही गरीब देश है, हम तीनों तरफ समंदर से घिरे हुए हैं। आज तक हमने कभी कोशिश करी कि हम कोई पानी का प्लांट लगा के सही कर सकें, जहाँ पे हम एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को दे सकें? देखिए, अब हमने इस वही, बारे में कभी सोचा? अब वो सोचा क्यों सोचा, क्योंकि जब कोरोना आया और उसके बाद चाइना ताइवान का क्राइसिस शुरू हुआ, तो दुनिया की सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर जो है वो ताइवान के हैं। ताइवान है। तो वो टीएमसी करके कंपनी है, या एक और कंपनी है जो सैमसंग, बेसिकली ये लोग सेमीकंडक्टर्स में बहुत ज्यादा आगे हैं। तो अब यहाँ तक अफवाह थी कि कि टाटा के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में इन्होंने टाटा किया था और क्या सेमीकंडक्टर्स के लिए। नहीं, काफी कंट्रीज के साथ हाँ, फॉक्सकॉन और इन सब कंपनीज ने हाँ, साइन किया था। बट वो कोई कामयाब हुई नहीं, बात आगे बढ़ी नहीं उससे। वो उसमें गवर्नमेंट की भी मैं गवर्नमेंट थोड़ी की कुछ रही होंगी। हाँ, और एक अनिल अग्रवाल की कंपनी है वेदांता, हाँ, तो वो भी काफी आगे इस चीज में है। वेदांता, इट्स अ एक्सीलेंट ब्रांड इन माइनिंग, इंडिया का नंबर 1 कंपनी है इन माइनिंग। तो माइनिंग एल्यूमिनियम, जब ये ताइवान चाइना का क्राइसिस काफी बढ़ गया, तो उन्होंने ये बोला कि हम पूरे प्लांट में डायनामाइट लगा देंगे और चाइना के हाथ में नहीं जाने देंगे भी ये सेमीकंडक्टर बिजनेस। तो ये भी एक उनका था कि हम पॉइजन पिल ले लेंगे ताकि तुम हम पे अटैक ना कर पाओ, क्योंकि तुम आ किस ले रहे हो, सेमीकंडक्टर्स तो तुम्हें भी हमें चाहिए, तो हाँ, तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ ले डूबेंगे। तो चाइना का पीछे होने का वन ऑफ द रीजंस वाज अमेरिकन प्रेशर के साथ साथ ये भी था कि सेमीकंडक्टर पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगी। तब ऑल्टरनेटिव लोकेशंस की हुई, उसमें इंडिया, अमेरिका और भी कुछ कंट्रीज ने कहा कि हम सेमीकंडक्टर में आते हैं। तो ये वहां से शुरू हुआ था सेमीकंडक्टर का। तो अब अमेरिका में इनोवेशंस सुन ली जाती हैं, थोड़े से वहाँ के लोग ड्रॉप आउट ज्यादा होते हैं, वो डिग्री और रेगुलर जॉब में नहीं होते, उनको ये होता है कि एक तुक्का है, चल गया, नहीं तो गवर्नमेंट से पैसा आ ही जाएगा, खाने की दिक्कत होगी नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे हर बंदे को पहले क्या है कि अपना घर देखना है, उसको प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसको लाइफ में रिस्क नहीं लेना है। चलिए, तो वही बनेगा। मतलब वही है, मैं आपको समझ गया कि भाई मजबूरी है हमारी। पर अब वापस हमने जियोपॉलिटिक्स से काफी बातें करी, पूछूंगा कि आपको क्या लगता है आने वाले 10 सालों में, अगर इंडिया एक मार्केट नहीं है, हाइपोथेटिकली मान लें अगर इंडिया एक मार्केट नहीं है, तो आने वाले 10 सालों में
जियोपॉलिटिक्स में, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में कौन से जो 4-5 देश हैं जो आपको लगता है कि दुनिया में काफी आगे जाएंगे, मतलब जो एक तरीके से एक अलग ही दुनिया होगी? जैसे आप ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया एग्जिस्ट नहीं अगर करता, इंडिया एज ए मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता है, समझिए इंडिया एक मार्केट नहीं है, तो इंडिया का क्या रोल रहेगा और चलिए, बाकी टॉप 5 देश कौन से रहेंगे और उसमें इंडिया रहेगा या नहीं रहेगा, अगर इंडिया एक मार्केट नहीं है तो, जहां पे देखो लोग अगर सामान मैं ये भेजने मान लूं का। कि इंडिया एक मार्केट नहीं है, उसका एक ही कारण हो सकता है कि भाई इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन एवरीथिंग, ओके, और इंडिया की पॉलिसी या लोग इस तरह से हो जाते हैं कि भाई वी विल बाय इंडियन वेदर इट इज एक्सपेंसिव और विच इज नॉट गोइंग टू पॉसिबल इन नेक्स्ट 10 years, लेट्स बी रियलिस्टिक। नहीं। अब आपकी अजम्पशन क्या है कि इंडिया मार्केट नहीं है, हाँ, इंडिया मार्केट नहीं है। तो वो तभी होगा जब क्या कहते हैं वी विल बाय इंडियन। नहीं, आप मेरा कहने का मतलब नहीं समझे। इंडिया की इंपॉर्टेंस सिर्फ इसलिए है कि हम सामान खरीदते हैं, ये आपका हमारे एक- पास लोग हैं, हम ये- इनोवेशंस, एआई, इन सब टेक्नोलॉजीज में हम कहीं नहीं स्टैंड करते हैं। देखो हम करते हैं, हम उस सप्लाई चेन का पार्ट है, लेकिन हम उतना बड़ा पार्ट, या सांप का एक मुंह होता है और एक बॉडी होती है, हम वो बॉडी हैं। जो इंजन ट्रेन हुए हैं, जो मॉडल्स बने हैं, इसमें इंडियन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जब आप कैप्चा पे जाके वो करते हो, हाँ, मॉडल को ट्रेन करने में आपका भी उतना ही योगदान है। अच्छा, एआई बिल्कुल। का जब हाँ। मॉडल ट्रेन हो रहा था कि भी ये बस आइडेंटिफाई करो इसमें बॉक्सेस में, तो आपने भी कई बार कैप्चा किया होगा। मुझे आजकल काफी बार करना पड़ रहा है। हाँ, तो वो क्या है, आप पीछे एक मॉडल ही तो ट्रेन कर रहे हो। तो जो ग्राउंड वर्क है, जो बेस वर्क है, क्या कहते हैं, उसमें इंडियंस ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। हम कहें कि सैम एल्टमैन, क्या कहते हैं, टर्मिनेटर वाला वो हीरो है जिसने एआई ले आया, नहीं, मतलब मैं समझ गया आप जो है, मतलब उसकी विजन है ये। बाजू मतलब वाला तो इंडियंस है। हम वही बात कि हम इंडियन है तो हम ये साबित करते हैं कि हम काफी गौरवान्वित महसूस करेंगे कि भाई हाँ, इंडिया का एक स्थान है दुनिया में जो हम मानते हैं और कि शुरू रहेगा। से, और है और रहेगा। चलिए मैं आपसे सीधा सीधा सवाल करता हूँ, वेयर यू सी इंडिया इन नेक्स्ट 10 years इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देखिए अगर प्राइवेट सेक्टर, हाँ इंडिया, हाँ, इवन प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर को तो छोड़ ही दीजिए। देखिए गवर्नमेंट In 10 years, where will be in artificial intelligence as compared to countries like America, China and Europe? देखिए आज की डेट में एआई का इंडिया में कोई प्रोडक्ट है नहीं, ठीक है, लेकिन यूज केसेस बहुत, इंडियन एआई कंपनीज यूज केसेस पे बहुत काम कर रही हैं। अपना मॉडल बनाने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे महिंद्रा जी ने चैलेंज लिया कि भाई हमारा मॉडल भी अपना होगा। अगर 2-3 ऐसे और हमें एंटरप्रेन्योर्स मिल जाते हैं तो हम डेफिनेटली, हमारे पास अपने मॉडल भी होंगे। और जिस तरह से ये जीपीयू की कॉस्ट कम होती जा रही है, इंडियन कंपनीज विल डेफिनेटली क्रिएट देयर ओन मॉडल्स। फिर कौन सा मॉडल कितना एफिशिएंट है उसकी फाइट रहेगी। तो इंडिया बीइंग a lot of people, having a lot of population who uses AI, who understands AI and who know कि how AI works या how they can use AI, तो AI का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आने वाला है। कहाँ कहाँ आने वाला है? एविएशन में, ड्रग्स में, फार्मा में, बहुत ज्यादा इसमें रोल आने वाला है। और मैं कह रहा हूँ वो तो चलो हाईटेक इंडस्ट्रीज होगी, इवन नॉर्मल ऑफिसेज में आज के आप जिसको भी हायर करते हो वो अपनी सारी ईमेल एआई से ही लिखवा रहा है। वो बस 3-4 टूटी फूटी इंग्लिश की लाइनें लिख देते हैं। बात वही है ना, वो जिस एआई से लिखवा रहा है वो एआई इंडिया में डेवलप नहीं हुई है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। देखो जीरो इंडिया ने बनाया, हम लेकिन तो यूज कर रहे हैं हर ना, कोई use कर रहा है। ये देखिए, मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है ये कि जीरो भारत ने बनाया। हम इस पे किसी और पॉडकास्ट में डिस्कशन करेंगे कि ये जो, मुझे तो लगता है कि महाभारत और रामायण भी जब तक गोरखपुर गीता प्रेस शुरू नहीं हुई थी उससे पहले थी नहीं, ठीक है। खैर इस बातों पे हम दोबारा बाद में बात करेंगे। पर जैसे अब मैंने आपसे बोला कि एआई में इंडिया कहाँ रहेगा, आपने कहा कि इंडिया काफी अच्छा रहेगा, पर आपने ये बात अभी भी नहीं है कि हम कुछ इनोवेट करेंगे उसमें। करेंगे, मैंने तो कहा कि करेंगे हम। उसके यूज केसेस बहुत, आपका मानना है कि 10 साल में हम एआई में कुछ ना कुछ करेंगे जो दुनिया को फायदा देगा? 10 साल तो बहुत लंबा बोल दिया, अगले 2 साल में आप ये देखेंगे कि जितने अच्छा, अगले, आपको लगता है अगले आने वाले 2 साल या 5 साल के अंदर भी
हम चैट जीपीटी या डीप सीक जैसा कुछ सर्च इंजन बना पाएंगे जो दुनिया के काम आए? मैं कह रहा हूँ वैसा क्यों बनाना है, उससे अच्छा क्यों नहीं बनाना। चलिए, उससे अच्छा हम बना पाएंगे बिल्कुल आने वाले 5 साल। बिल्कुल। अगर आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर जो मिलिट्री के अंदर चीजें, ड्रोन की आपने बात करी थी, टर्की दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट ड्रोन्स बनाता है। उस देश की पॉपुलेशन है 5 करोड़, और वो भी खलीफा बनना चाहते हैं एक दुनिया के। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ड्रोन्स उनके हैं। क्या हम भी कुछ ऐसा कर पाएंगे मिलिट्री इक्विपमेंट्स में जो कहा जाए कि दुनिया में सबसे अच्छा ये इक्विपमेंट अगर मिलिट्री में यूज होता है तो इंडिया का? हाँ, आज भी है। लाइक मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। एक हमारी जो ये ब्रह्मपुत्र और मॉस्को के नाम पे जो हमारी मिसाइल है ब्रह्मोस, इट इज रिगार्डेड एज बेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द बेस्ट क्रूज, इट इज द बेस्ट, फास्टेस्ट एंड बेस्ट। हम जिसकी कॉपी है हम बोलते हैं, लेकिन वो उसकी कंट्रोल और मैन्यूवरेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। पर वो आप ये जो बात कर रहे हैं ये साउथ एशियन कंट्रीज नहीं, ये अमेरिका की अगर आप स्टॉकहोम में जो छपती है सीप्री, अगर उसकी रिपोर्ट्स वगैरह भी पढ़ेंगे तो बेस्ट क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड, नो डाउट। पाकिस्तानी भी मानते हैं वो अपनी दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री पाकिस्तान, नंबर वन मिलिट्री पाकिस्तान मानती है। हमने तो शायद उनके यहाँ एक छोड़ भी दी थी जो घूम करके। तो मैं वही हंस रहा था कि उनको क्या कहते हैं, उनको ये अचंभा हुआ था कि भी अपने आप कैसे फायर होगी। हाँ। चलो वो अभी दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी कि भी सफाई करते वक्त कोई मिसाइल कैसे उड़ सकती है और उसके अंदर क्या कहते हैं पेलोड। आपको मालूम है पाकिस्तान की नंबर 1 मिलिट्री टॉप 10 से बाहर हो गई है। दे आर नॉट इवन टॉप 10 मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड। देखिए, दे केम अराउंड 12 to 13 पोजीशन पे आ चुकी है। वो चलिए वो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, उस पे बारे में भी हम किस दिन बात करेंगे इन रियल इंडियन। आज ही डेट में तो लोग यूक्रेन की आर्मी को उससे ज्यादा नंबर देंगे, क्योंकि द वे दे हैव टेकन एरिया ऑफ रशिया अंडर देम। खैर, आपने बोला कि भाई एआई के अंदर आने वाले 10 सालों में इंडिया का नाम जरूर होगा, है ना? है अभी भी, और मिलिट्री इक्विपमेंट में भी हम कुछ ना कुछ करेंगे, है ना? खैर, ये दूसरा इंडिया के अंदर एक वो है आर्टिलरी गन्स जिनकी रेंज आपकी बोफोर्स और इन सबसे ज्यादा है, जो अमेरिकन M777 हॉविट्जर है, इससे ज्यादा इंडिया की जो कल्याणी ग्रुप वगैरह बना रहा है, इनकी रेंज बहुत अच्छी है। वो 30-32 किलोमीटर की, इनकी 40। चलिए, अगर आपसे बात करके मुझे को थोड़ी सी उम्मीद तो हुई है, आशावादी, मतलब आप काफी आशावादी लगते हैं मुझे। मैं भी आशावादी हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि देश जो है बहुत आगे जाए, पर समहाउ मुझे अभी भी बहुत कुछ लग रहा है कि हम बहुत पीछे हैं। हम शायद बातें करने में और अपने आप को ग्रेट, जैसे कहते हैं ना, अमेरिका विल बी ग्रेट अगेन, वी वर ग्रेट एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम। हम शायद आज भी उसी लेगेसी को जी रहे हैं, पर ये सब का फैसला करना कि भारत कहाँ तक पहुंचा, भारत आगे कहाँ तक जाएगा, है ना, और जियो